Consider a triangle whose sides lies on the x-axis and the line x plus y plus 1 equal to 0. If the orthocenter of triangle is 1 1, then the equation of circle passing through the vertices of triangle. तो हम लोग एक रैंडम ट्राइंगल बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में भी बना सकते थे, मैं फिलहाल वो नहीं कर रहा। तो आई एम जस्ट ड्राइंग अ रैंडम ट्राइंगल। अब इसमें एक साइड आपका एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए यही वाला आपका एक्स एक्सिस है। एस एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, तो y इक्वल टू 0 इसको एज्यूम कर लीजिए। दिस साइड लेंथ हैज इक्वेशन y इक्वल टू 0, मतलब इसमें जितने भी पॉइंट होंगे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे ये वाला पॉइंट हो या फिर ये वाला पॉइंट हो। और आप इनका नाम दे दीजिए, ABC बोल दीजिए इस ट्रायंगल को। तो ABC आर द वर्टिसेस। देन किसी एक का इक्वेशन आप मान लीजिए x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, AB या AC में से। ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस में तो बना रहे हैं, रैंडम ग्राफ बना रहे हैं, तो कोई कुछ भी चलेगा। अब ये दोनों का आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -1, 0। अभी आपका एक और चीज गिवन है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स। तो अगर BC आपका एक्स एक्सिस है, तो AH जो होगा वो एक वर्टिकल लाइन होगा। तो वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, तो A का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 हो गया। और फिर A पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू -2 हो जाएगी, है ना। y कोऑर्डिनेट -2 एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डायग्राम जो है वो अप टू एक्सेस नहीं है, जैसे रैंडम डायग्राम है ये। फिर आप इसका कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? बी का कोऑर्डिनेट आप ऐसे निकाल सकते हैं कि BH और AC जो होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो मान लीजिए कि ये अल्फा है थोड़ी देर के लिए, तो स्लोप ऑफ BH इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। BH का स्लोप कैसे लिखेंगे आप? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और AC का स्लोप क्या हो जाएगा? ये लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है, तो नेगेटिव x कॉप्सियंट बाई y कॉप्सियंट आपका -1 हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, राइट साइड में -1 है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज -1। तो यू आर गेटिंग 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, दिस गिव्स यू अल्फा इक्वल टू 0। मतलब ये जो बी पॉइंट है वो कुछ और नहीं बल्कि ओरिजिन ही निकल के आ गया। तो आपको तीनों वर्टिसेस मिल गए। यू कैन इजिली राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स। और पॉइंट बहुत आसान है, तो आप एक एक करके रख के भी ऑप्शन में देख सकते हैं। जैसे 0 0 है, तो सारी ऑप्शन 0 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्सेप्ट द सी, तो सी रिजेक्ट हो गया। फिर आप -1, 0 रख दीजिए, कौन सा इक्वेशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है? -1, 0 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1, 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी और डी में से कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सी पॉइंट। आप ए को सेटिस्फाई करा दीजिए, 1 - 2, 5 + 1 6 - 6 ये सेटिस्फाई कर रहा है। दिस विल नॉट सेटिस्फाई ऑफ कोर्स, तो बी आपका आंसर हो गया। अगर आप ऑप्शन वाइज नहीं जाना चाहते हैं, तो आप फैमिली ऑफ सर्कल यूज कर सकते हैं। किसी दो पॉइंट से आप इक्वेशन लिख दीजिए और तीसरे पॉइंट को उससे पास करा दीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC और AC से आप सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं और उसका डिस्टेंस किसी वर्टेक्स से निकाल के रेडियस निकाल के कर सकते हैं। तो सारे ही मेथड बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। आंसर इज बी, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। The area of the region bounded by collection of all the xy, where x goes from 0 से 9/4। तो यहाँ पे आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे x की वैल्यू 0 से 9/4 तक जाएगी। देन y की वैल्यू आपके पास 0 से 1 तक जाएगी। और आपके पास एक इनइक्वलिटी है कि x की वैल्यू 3y से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल टू भी हो सकती है। x प्लस y की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो आप बाउंड्री लाइन केसेस बनाइए। पहला हो गया आपका x इक्वल टू 0 विच इज y एक्सेस इटसेल्फ। देन x इक्वल टू 9/4, एक आपका वर्टिकल लाइन बनेगा x इक्वल टू 9/4। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9/4, 0 ऑन द x एक्सेस। फिर x की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। ना y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। y की वैल्यू 0 मतलब x एक्सेस ही हो गया खुद। और y की वैल्यू 1, एक हाइट आप एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे आपका जो 1 होता होगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा?
9/4, 1 अभी नहीं लिख रहे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लिखेंगे हम लोग। फिर आप अगले लाइन पे आ जाइए, x = 3y। तो x = 3y कैसा लाइन होगा? पासिंग थ्रू ऑरिजिन हैविंग स्लोप 1/3। तो ये लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, समथिंग लाइक दिस। ऑरिजिन से इसको पास करा देते हैं हम लोग। तो दिस विल बी पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब जब इस दो लाइन को आप सॉल्व करेंगे, दिस इज x = 9/4। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका x कोऑर्डिनेट 9/4 हो जाएगा। और ये लाइन का इक्वेशन है x = 3y। तो y कोऑर्डिनेट इसका x/3 हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। और ये वाला y कोऑर्डिनेट आपका 1 था, तो उससे नीचे रहेगा, इसलिए आपको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा। देन दूसरी लाइन क्या है आपके पास? x + y > 2। तो बाउंड्री लाइन यहाँ पे बनेगा x + y = 2, जो कि आपका पास करेगा 2, 0 से समवेयर हियर, और 0, 2 से 1 के एग्जैक्टली ट्वाइस हाइट पे। तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, हम लोग बना लेते हैं, 0, 2 और 2, 0 से पास करता हुआ, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये 0, 2 हो गया आपका, रफ डायग्राम है ये। और ये आपका हो गया 2, 0। तो कौन से पोर्शन का एरिया आपको चाहिए? एक्स की वैल्यू 0 से 9/4, तो दिस साइड एंड दिस साइड। और वाई की वैल्यू 0 से 1, तो इस रेक्टेंगल के अंदर का एरिया। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, तो लाइन का दिस साइड। और x + y > 2 तो दिस साइड ऑफ द लाइन, क्योंकि ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अदर साइड। तो कॉमन एरिया आपका ये वाला निकल के आ रहा है। दिस इज द एरिया विच यू आर लुकिंग फॉर। अब इस एरिया को आप कैसे देख सकते हैं? आप कुछ नेमिंग कर दीजिए पॉइंट का। इसको ओ बोल दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, इस पॉइंट को बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, इसको डी बोल दीजिए। तो आपको एरिया चाहिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीडी, है ना, ये पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इससे आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना काफी आसान होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। तो हमें ए का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ए पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए x = 3y यहाँ पे रख दीजिए, तो 4y आपका 2 हो जाएगा, y हाफ हो जाएगा। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका, y कोऑर्डिनेट इज 1/2 एंड x कोऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स y, तो 3/2 हो गया। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीडी निकालेंगे ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओसी की लेंथ 9/4 हो जाएगी। एंड व्हाट इज हाइट? डी का वाई कोऑर्डिनेट 3/4 है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ पे हाफ हो गया। बेस इज ओ बी, बी का कोऑर्डिनेट 2 है, एक्स, तो ये 2 हो जाएगा ओ बी लेंथ। और हाइट, हाइट क्या हो जाएगी? ए की वाई कोऑर्डिनेट, जो कि आपकी हाफ आ रही है। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया। 27/32 -1/2, एलसीएम लेंगे तो 32 हो जाएगा। 27 - 16, ये आपका 11/32 आंसर आ गया। व्हाट इज द आंसर गिवन? फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द आंसर इन यस, दैट इज द आंसर गिवन टू अस। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इन चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप कर सकते हैं। या फिर इस रिक्वायर्ड रीजन को एक ट्रायंगल और दो ट्रेपेज, एक ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम में डिस्ट्रीब्यूट करके भी आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से भी आप कर सकते हैं, बट मैंने दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया, दैट वाज द इजीएस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो आंसर आपका ए हो गया, दैट इज द आंसर। कंसिडर थ्री सेट्स E1, F1 एंड G1। तो हमारे पास तीन सेट्स हैं। E1 के अंदर आपका एलिमेंट है 1, 2, 3। देन F1 के अंदर एलिमेंट है आपके पास 1, 3, 4। और G1 सेट के अंदर चार एलिमेंट हैं, 2, 3, 4, 5। आपको बताया जा रहा है कि टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट E1 एंड S1 डिनोट द सेट ऑफ दीज चूजन एलिमेंट्स एंड E2 इज E1 माइनस S1। आप क्या कर रहे हैं? दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं इस सेट E1 से, तो आप E1 को यहाँ पे फिर से लिख लीजिए। E1 इज अ सेट, आप इससे दो एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहे हैं। तो तीन में से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने के तीन तरीके हो सकते हैं, 3C2 is 3।
तो उसको आप तीन केसेस बना लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली आगे की चीजें आपको लिस्ट डाउन करनी है। तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, और तीनों की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 हो जाएगी इफ नथिंग इज गिवन, ऑल ऑफ देम आर इक्वली प्रोबेबल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपकी 1/3 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3। क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है आपके अंदर 1 2, आपने दो एलिमेंट 1 2 को सेलेक्ट किया। दूसरा 1 3 हो सकता है, और तीसरा आपका 2 3 हो सकता है। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 2 3 पहले लिख सकते थे, 1 3 बाद में लिख सकते हैं, एनीथिंग इज फाइन। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको आप बोल रहे हैं टू एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड एंड यू आर कॉलिंग इट एज S1, और फिर आपका E2 हो रहा है E1 माइनस S1। तो पहले तो आप इसको S1 बोल दीजिए कि S1 की ये तीन केसेस हैं विच इज हैविंग प्रायोरिटी 1/3 ईच। अब एक नया सेट आप डिफाइन करते हैं, E2 इज इक्वल टू E1 माइनस S1। तो एक बार आपने अगर S1 को सेलेक्ट कर लिया, तो E2 अकॉर्डिंगली अपने आप हो जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। E1 ये है, माइनस ये करेंगे तो आपका 1 2 चला गया, 3 बचा। फॉर दिस S1 E2 इज 2, एंड फॉर थर्ड S1 E2 इज इक्वल टू 1। तो E2 आपका डिसाइड हो गया। देन F2 इज F1 यूनियन S1। F1 भी आपके पास गिवन है 1 3 4। तो अब आपको ये भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ये भी अपने आप डिसाइड हो जाएगा। व्हाट इज इट? F2 इज इक्वल टू F1 यूनियन S1। तो F1 यूनियन S1 जैसे ही करेंगे, आपका F2 अपने आप डिसाइड हो जाएगा। F1 क्या है? 1 3 4 है आपके पास। तो यूनियन ले लीजिए S1 से। जब आपका S1 1 2 है और आप यूनियन ले रहे हैं 1 3 4 से, तो उस समय F2 क्या हो जाएगा? F2 इज 1 2 3 4। सेकेंड केस में आपका F2 क्या हो जाएगा? आप यूनियन ले रहे हैं 1 3 का 1 3 4 से, तो 1 3 4 हो जाएगा, 2 है नहीं इसमें। और लास्ट वाले केस में आपका F2 क्या हो जाएगा? आप यूनियन ले रहे हैं 2 3 का विथ 1 3 4। तो इस समय आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। तो पहले और लास्ट केस में 1 2 3 4 है, और बीच वाले केस में आपका 1 3 4 है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? F2 के बाद आपने किया है, नाउ टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2। लास्ट वाला जो F2 बना है उससे आप दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, और S2 डिनोट द सेट ऑफ दी चूजन एलिमेंट। जो भी आपका निकल के आ रहा है उसको आप S2 बोल रहे हैं। फिर आप G2 निकाल रहे हैं, दैट इज G1 यूनियन S2। तो G2 आपका क्या बन रहा है? G2 इज G1 यूनियन S2। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, G2 इज G1 यूनियन S2। S2 क्या है? S2 है वो पॉसिबिलिटी जब से आप दो एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो आप G1 से यूनियन ले रहे हैं, तो G1 आपके पास क्या है? 2 3 4 5। तो जब आप G1 से यूनियन लेंगे, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर कि उसमें 1 आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप 1 लेंगे S2 में, तो G1 से यूनियन लेने के बाद 1 2 3 4 5 आ जाएगा। और अगर आपका S2 में 1 नहीं होगा, तो फिर इसके साथ यूनियन लेने पे आपका उसमें 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इन केसेस। F2 में आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप दो पार्टीशन कर सकते हैं कि 1 है या नहीं है। अगर 1 वाला आप ले रहे हैं, जैसे आपने लिया 1 2 1 3 एंड 1 4, तो इस बार क्या हो जाएगा? अगर आपने इसको S2 बोला है, तो आपका G2 क्या हो रहा है? G1 यूनियन S2, एंड G1 इज 2 3 4 5। तो इन तीनों केसेस में आपका G2 बन के आ जाएगा 1 2 3 4 5। इन तीन केस में G2 आ जाएगा 1 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 6 केसेस थे, उसमें तीन इधर आ गए, तो 3/6 इसकी हो गई। सिमिलरली तीन वाले इधर हो जाएंगे जिसमें 1 नहीं है। वो कौन से हो जाएंगे? 2 3 2 4 एंड 3 4। इन तीनों केस में आपके 1 नहीं है। तो जब आप इसको S2 बोलेंगे और यूनियन लेंगे G1 के साथ, 2 3 4 5 के साथ यूनियन लेंगे, तो 1 तो यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं है, तो 2 3 4 5 ही आएगा। तो इस वाले केस में आपका G2 आ जाएगा 2 3 4 5। तो इनकी प्रायोरिटी आपकी 3/6 और 3/6 से हाफ हाफ है। फिर अगर आपका F2 ये वाला है, बीच वाला है, 1 3 4 है, और आप फिर से G2 से यूनियन लेंगे, तो अगेन आप वही दो केसेस बनाएंगे कि 1 उसमें है या नहीं है। अब इसमें तीन ही एलिमेंट्स है, तो दो लेने का कितना तरीका हो गया? 3C2, तीन ही तरीके हो गए। उसमें 1 वाला और 1 नहीं वाला, तो 1 नहीं वाला पहले लिख लेते हैं। आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 4 एक केस बन गया जिसमें कि 1 नहीं है, और दो केस ऐसे बन गए जिसमें आपका 1 है, विच इज 1 3 एंड 1 4। ये दो केस आपके बन गए। तो प्रोबेबिलिटी इस बार इनकी क्या क्या हो जाएगी?
इस वाले की 1/3, इस वाले की 2/3। इस बार जब आपने 1 नहीं लिया है, अगेन जब आप इसका यूनियन करेंगे विथ G1, ये S2 है, इसमें ये S2 है, और इसमें आपका ये S2 है। सो मेनी इंफॉर्मेशन आर देयर, तो इट्स डिफिकल्ट टू राइट, बट हमें ऐसे ट्री डायग्राम, एरो डायग्राम बना के ही जाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस। तो G2 क्या हो गया, G1 यूनियन S2। 2 3 4 5 के साथ यूनियन लेंगे तो इस बार 1 नहीं आएगा, 2 3 4 5 आ रहा है, और इस वाले में आपका फिर से G2 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5। अगेन F2 आपका 1 2 3 4 है, यहाँ भी आपका 1 2 3 4 था, तो एग्जैक्टली सेम केसेस आपके यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे। जो यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली सेम चीज आपका यहाँ भी रिपीट हो जाएगा। बट हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही केस में आपके S1 की वैल्यू अलग अलग है, तो आगे जाके डिफरेंस वो क्रिएट करेगा। तो इसको मैं नीचे ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पे दो केसेस क्या क्या है हमारे। तो इस वाले में अगेन आप 1 रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो 1 2 1 3 1 4 जो आपने यहाँ पे लिख रखा है ये वाला, इस समय आपका G2 क्या बन जाएगा, G2 इसमें आपका 1 2 3 4 5 बन जाएगा। और अलग वाले दो केस यही 2 3 2 4 2 5, नहीं 2 3 2 4 3 4। तो इस वाले केसेस में आपके 1 नहीं है, तो G2 इस समय आपका क्या बन जाएगा, G2 बन जाएगा आपका एग्जैक्टली सेम 2 3 4 5 विदाउट 1। अब आगे का इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्या गिवन है। अब बोला जा रहा है कि फाइनली टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट G2। फाइनली आप G2 से दो एलिमेंट और सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको आप S3 बोल रहे हैं। जो भी आप G2 से लेंगे ना, जैसे इस केस में G2 में 5 एलिमेंट है, तो आप 10 तरीके से दो एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 से 2 is 10, इस केस में आप 6 तरीके से कर सकते हैं। 4 से 2 is 6, यहाँ पे फिर से 6 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 6 तरीके से आप कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, E3 को बोलना है E2 यूनियन S3। तो ये एक बार लिख लीजिए, हम लोग करेंगे सिलेक्शन, बट आगे का पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम लोग करेंगे। तो E3 इज E2 यूनियन S3, और हमें पता है कि E1 E3 के बराबर है। गिवन दैट E1 इक्वल टू E3, देन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट S1 इज इक्वल टू 1 2। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट S1 की तीन केसेस है। देखिए यहाँ पे S1 इज 1 2 1 3 एंड 2 3, लेकिन हमें वो वाला निकालना है, 1 2 वाला निकालना है, पहला वाला निकालना है कि S1 आपका 1 2 होता हो, गिवन दैट E1 इज इक्वल टू E3। तो ये बेयस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया कि S1 1 2 होता हो। तीन तरीके से आपका E1 इक्वल टू E3 हो सकता था, बट हमें ये वाला चाहिए, फेवरेबल केस आपका 1 2 वाला चाहिए। अब देखिए कि E3 E1 के बराबर कैसे कैसे हो सकता है। तो पहले केस में आप देखिए कि आपको निकालना क्या है, E3 इज इक्वल टू E2 यूनियन S3। S3 क्या है आपका, S3 इज, मैं आपको दिखा देता हूँ, S3 इज selection of those elements which is obtained by selecting two elements from G2। G2 से जब आप दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो सेट बनता है उसको S3 बोल रहे हैं आप, और उसका आप यूनियन ले रहे हैं E2 से। E2 तो यहाँ पे आपका फिक्स है, एक जगह पे 3 है, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 1। आप चाहते हैं इसका यूनियन क्या बन जाए, E1 बन जाए, है ना, E3 E1 बराबर हो जाए। तो E1 तो आपका फिक्स है 1 2 3। तो ऐसे कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं दो एलिमेंट G2 से, सच दैट कि इनका यूनियन आपका 1 2 3 हो जाए। तो एक केस मात्र यहाँ पे होगा जिससे कि आप यूनियन 3 से लेंगे तो 1 2 3 बनेगा, एंड दैट केस इज 1 2। आउट ऑफ टोटल 10 केस, 5 C2 केसेस, एकमात्र केस होगा 1 2। जब आप यूनियन लेंगे 3 से तो आपको 1 2 3 मिल जाएगा, तो दैट इज द फेवरेबल केस। यहाँ पे आप यूनियन लेंगे किससे, 3 से, तो क्या 1 2 3 बन सकता है, नहीं, यहाँ तो 1 है ही नहीं। इसमें आप कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें E1 इक्वल टू E3 होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। इस वाले में 2 3 4, अगेन इसमें 1 है ही नहीं, बट ओके, E2 अभी चेंज हो गया आपका, तो E2 चेंज होके अभी 2 हो चुका है। तो अगेन आपको 1 और 3 तो चाहिए ही चाहिए, 1 यहाँ पे है ही नहीं, तो इससे भी 0 हो गया। E2 इज अगेन 2 फॉर द सेकंड केस, अभी आपको 1 3 चाहिए, तभी इसका यूनियन आपका E1 हो सकता है। तो 1 3 एकमात्र केस है आउट ऑफ टोटल 10 केस, तो यहाँ से भी आपकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी ऑफ द लास्ट केस। हम लोग ऊपर की सारी प्रोबेबिलिटी को भी मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली। इस वाले में आपका कितना प्रोबेबिलिटी बन रहा है,
अगेन आपको क्या चाहिए थर्ड वाले में, E2 is 1, तो आपको यहाँ से S3 की वैल्यू चाहिए 2 3। तो 2 3 इज अगेन ओनली वन केस, तो यहाँ से भी आपका 1/10 हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, E2 is 1, तो आपको फिर से 2 3 चाहिए, तो 2 3 यहाँ पे आपका एक केस बनेगा, बट दैट इज 1/4 C2, तो 1/6 हो जाएगा। अब इसमें आप निकालिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है और बेयस थ्योरम भी है। तो बेयस थ्योरम में आपका फेवरेबल वाला ऊपर होता है और नीचे टोटल होता है, तो टोटल में देखिए कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो स्टार्टिंग में आप 1/3 कर रहे हैं, है ना, ये 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई, फिर यहाँ पे 3/6 हो गया, और यहाँ पे 1/10 हो गया, तो 1/3 इंटू 3/6 इंटू 1/10, ये आपका फेवरेबल केस है 1 2 वाला। अब ये नीचे भी रहेगा आपका बेयस थ्योरम में, तो 3/6 एंड 1/10 ये नीचे भी है। प्लस अब और किन किन तरीके से E1 = E3 हो सकता होगा, अदर देन दिस फेवरेबल केस, तो इससे भी हो सकता है। इससे हो सकता है मतलब पहले तो 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले में तो जीरो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इधर भी जीरो था, ये वाला हम लोग लेंगे नहीं, यहाँ पे 1/10 है, तो 2/3 होगा इसका प्रोबेबिलिटी, 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/10, तो 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/10, प्लस द लास्ट केस आपका इस वाले में कितना है, 1/3 यहाँ से, फिर आपका इसमें दोनों में आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो 1/3 आप कॉमन ही ले लीजिए। फिर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 3/6 है ना, 6 में से 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, तो बेसिकली 1/2 है दोनों जगह पे, आप चाहें तो 1/2 को भी कॉमन रख सकते हैं बाहर। उसके बाद इस वाले केस में कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/10, और इस वाले में आपको कितनी, 1/6, तो 1/10 प्लस 1/6। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, यहाँ पे आपका 3 3 कैंसिल हो गया, ये 1/60 हो गया, नीचे भी आपका पहला टर्म तो सेम रहेगा 1/60, प्लस ये आपका 2 और 10 5 हो गया 1/45, प्लस ये आपका 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/10, आप एलसीएम लेंगे तो आई थिंक 30 कैन बी द एलसीएम, और 3 + 5 ये आपका 8 हो जाएगा। लेट सिंप्लीफाई फर्दर, 1/60 होल डिवाइड बाई 1/60 प्लस 1/45 प्लस 8/30 है, तो 8/6 इंटू 30, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 से कैंसिल किया तो 2 हो गया, 4 से कैंसिल किया बेसिकली, तो 2 यहाँ से चला जाएगा और आपका 2 यहाँ से चला जाएगा, तो 2/45 प्लस 1/45 इन दोनों को क्लब कर देते हैं, 3/45 हो गया, तो 1/60 डिवाइड बाई 1/60 प्लस 3/45 विच इज 1/15, आप थ्रू आउट ऊपर नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/1 प्लस 60/15 इज 4, 1/5 आपका फाइनल आंसर आ रहा है आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड लॉट ऑफ केस मेकिंग। फाइनली आपका आंसर ए आ रहा है विच इज 1/5। तो बहुत सारे हमें इसमें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, एंड इट इज डिफिकल्ट टू डू इन द एग्जाम, क्योंकि आपका पेशेंस लूज हो जाएगा। वी हैव टू मेक सो मेनी केसेस, सो मेनी सेट्स एंड फाइंडिंग द प्रायोरिटी, बट दिस इज हाउ वी कैन डू इट। Let θ1, θ2, so on till θ10 be positive valued angles in radian such that summation of all 10 angles is 2 pi, मतलब 360 डिग्री है। डिफाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है वो e⁻θ1 है। आप दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो मॉड ऑफ Z1 आपका 1 आ जाएगा। देन आपका Z सब्सक्रिप्ट के डिफाइंड किया गया है ZK-1 टाइम्स e⁻θ के की वैल्यू आपकी 2 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर आपने के की वैल्यू 2 ले ली, तो क्या रिलेशन आप लिखेंगे कि Z2 जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे होगा, Z1 टाइम्स e⁻θ2, और Z1 खुद क्या है आपका e⁻θ1 है, तो e⁻θ1 इंटू e⁻θ2, a⁻m इंटू a⁻n, a⁻m प्लस n होता है, तो ये हो गया e⁻θ1 प्लस θ2। अगेन इसका भी मॉडुलस आपका 1 होगा और ये चलता रहेगा प्रोसेस। Z3 अगर सिमिलरली आप लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, Z2 टाइम्स e⁻θ3, और Z2 आपका ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब ये हो गया e⁻θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ऐसे करके।
तो आप क्या देखते हैं कि सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो है 1 है, और मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब सारे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेंगे आर्गेंट प्लेन में? एक ऐसे सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस 1 होगा, मतलब मॉड z इक्वल टू 1 अगर आप बोले तो इस पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे z1 से लेके z10 तक। अब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑयलर्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मॉड z इंटू ई रेस टू अयोटा आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपने z1 को लिखा है ई रेस टू अयोटा थीटा वन, मतलब उसका मॉडुलस तो 1 है ही, और उसका आर्गुमेंट जो है, जो एंगल वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना बना रहा है? थीटा 1 बना रहा है, मतलब यहाँ पे आपका z1 है ऑन दिस सर्कल। नेक्स्ट क्या है आपका एंगल बना रहा है? थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो यहाँ से आप थीटा 2 एंगल इधर चले आएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप पहुंच जाएंगे z2 पे। और जो लास्ट वाला एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 सो ऑन टू थीटा 10, और उसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 पाई। इसका मतलब लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर z10 का जो आर्गुमेंट होगा वो समथिंग सिमिलर टू, जब आप यहाँ पहुंचेंगे, आर्गुमेंट का इंटरवल वैसे तो -पाई से पाई होता है प्रिंसिपल रेंज का, बट 2 पाई इज सिमिलर टू, आप यहाँ पहुंच जाएंगे, मतलब ऐसे करके ये पूरा एंगल रिवॉल्व करके आप यहाँ पहुंचेंगे। तो ये आपका z10 हो गया, z9 यहाँ पे कहीं रहा होगा। ठीक है, तो z10 आपका 1 हो गया बेसिकली। अब ऑप्शंस पे आ जाइए। पहला ऑप्शन है मॉड ऑफ z2 माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z3 माइनस z2। तो अगेन इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है मॉड ऑफ z2 माइनस z1 का? दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। तो ये सब क्या हो रहे हैं? आपके कॉर्ड लेंथ हो रहे हैं। z1 z2 को ज्वाइन किया तो ये वाला कॉर्ड लेंथ, प्लस नेक्स्ट कॉर्ड लेंथ z2 और z3 को ज्वाइन करने वाला। तो आप देख पाएंगे कि ये जो कॉर्ड लेंथ है ना, ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ये इसके आर्क लेंथ से छोटा होगा, क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। राइट, अगर आप इस पॉइंट का नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, तो जो ए बी लेंथ है, जो आपका बेसिकली मॉड ऑफ z1 माइनस z2 है, ये इसके आर्क लेंथ से छोटा होगा, है ना, क्योंकि आर्क लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट से तो बड़ा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। राइट, तो जब आप सारे आर्क लेंथ को ऐड करेंगे तो वो कितना मिल जाएगा? आपका 2 पाई मिल जाएगा। तो वो हमेशा बड़ा होगा गिवन डिस्प्लेसमेंट से, कॉर्ड लेंथ से। तो दिस इज करेक्ट, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट सी लेंगे तो बी सी जो है वो आपका इस वाले आपके आर्क लेंथ से छोटा होगा। ऐसे करके सारे कॉर्ड लेंथ को आप ऐड करेंगे तो वो पूरे आर्क लेंथ के समेशन से छोटा होगा, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और चूंकि इसका रेडियस 1 है तो इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, आप इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई करिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट्स इन मल्टीप्लीकेशन, तो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। फिर हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से क्या बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज रखिए मॉड ऑफ z2 माइनस z1, और इसमें लगाइए आप ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, तो आप बोलेंगे ये लेस देन है मॉड z1 प्लस मॉड z2। और सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से लेकर z10 तक का मॉड कितना है? वो 1 है, क्योंकि मॉड z इक्वल टू 1 सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो 1 + 1 2 हो गया। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड z2 माइनस z1। मतलब क्यू स्टेटमेंट में जितने भी टर्म्स हैं वो आपके पी स्टेटमेंट के ट्वाइस हैं। ये वाला इसका ट्वाइस है, ये वाला इसका ट्वाइस है, ये वाला इसका ट्वाइस है। तो अगर फर्स्ट वन 2 पाई से छोटा है तो उसका ट्वाइस जो होगा 4 पाई से छोटा होगा। तो क्यू इज ऑल्सो ट्रू। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें एक ही सही होगा। तो ऑप्शन सी बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू इज द राइट आंसर, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस। 3 numbers are chosen at random, one after another with replacement। यहाँ पर रिप्लेसमेंट अलाउड है, मतलब अगर पहले नंबर के पास 100 पॉसिबिलिटी है तो दूसरे नंबर के पास भी आपका 100 पॉसिबिलिटी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? क्योंकि आप 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हर एक नंबर के पास 100 चॉइसेस है। आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, आपने एक नंबर उठाया 5, तो आप फिर उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम भी आप 5 उठा सकते हैं। अब बोला जा रहा है P1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एटलीस्ट 81। तो आप जो 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें जो मैक्सिमम होगा वो
कम से कम 81 होगा। जैसे आपने ये दो और एक नंबर ले लिया 70, इसमें मैक्सिमम क्या 81 है, वो कम से कम 81 होना चाहिए। ये एक फेवरेबल केस आपका हो गया। सिमिलरली अगर आपने लिया 23, 29 और 79, मैक्सिमम इसमें क्या है 79, क्या ये फेवरेबल केस में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला मैक्सिमम जो है वो कम से कम 81 होना चाहिए। तो इसको हम लोग निगेशन से कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 - वो सारा केस जिसमें आपका कोई भी नंबर जो है वो 80 से ऊपर है ही नहीं, है ना। इसमें देखिए 80 से ऊपर सारे नंबर 80 से छोटे हैं, तो मैक्सिमम जो होगा वो भी 80 से छोटा हो जाएगा, 80 या 80 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो उस केस में मैक्सिमम कभी भी 81 या उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो नेगेशन में आपका क्या हो जाएगा? ऑल थ्री नंबर्स आर लेस देन इक्वल टू 80, या लेस देन 81 आप बोल सकते हैं। अगर आपके तीनों के तीनों नंबर लेस देन 81 है तो उनका मैक्सिमम कभी भी 81 या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो कितने तरीके से आप तीन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका वैल्यू 81 से छोटा होगा? 81 से छोटा मतलब आप 1 से 80 ले सकते हैं। तो 80 चॉइसेस आर देयर फॉर ऑल थ्री नंबर्स, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो अलाउड है ना। आपने जो एक नंबर लिया आप उसको दोबारा भी ले सकते हैं। और सैंपल स्पेस तो 100 × 100 × 100 है ही आपके पास। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 0 0 0 आपका कैंसिल हो गया विथ 0 0 0। आपके पास आ रहा है 1 - 512, 8 × 8 × 8 डिवाइड बाई 1000। आप फिर 8 से कैंसिल कर सकते हैं, इनिशियली भी आप कैंसिल कर सकते थे विदाउट मल्टीप्लाइंग इट। तो 64/125 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 61/125 हो जाएगा। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन में 625/4 टाइम्स P1, ये P1 की वैल्यू आ गई। आप इसको 625/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है। 625/4 इंटू 61/125। तो 125 टाइम्स 5 इज 625। 305/4, ये आपका आ जाएगा 76.25। यही आपका आंसर गिवन है फर्स्ट पार्ट का। दूसरे पार्ट में क्या करना है आपको? 125/4 टाइम्स P2 निकालना है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि P2 है क्या। तो P2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40। फिर से आप समझिए, मिनिमम जो आप चूज करेंगे ना, वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 40 होना चाहिए। एटमोस्ट लिखा है इन्होंने, एटमोस्ट 40। 40 मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर आपने एक नंबर लिया 11, 29, 33, इसमें मैक्सिमम क्या है 33, वो 40 से छोटा है, मतलब ये फेवरेबल है। लेकिन अगर आपने एक नंबर लिया, इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40, मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम जो है पहले सिलेक्शन में आपका वो 11 है और वो 40 से छोटा है, तो ये फेवरेबल केस है। दूसरे में अगर आपने ले लिया 43, 51 एंड 72, तो अभी मिनिमम क्या हो गया 43, और क्या ये आपका एटमोस्ट 40 है? ज्यादा से ज्यादा 40 नहीं है, तो 40 से ज्यादा हो गया, तो ये आपका नॉन फेवरेबल केस में चला गया, नेगेशन में चला गया। तो फिर से आप नेगेशन से करिए। तो नेगेशन में कब जाएगा? जब सारे के सारे नंबर आपके 40 से बड़े हैं। 40 से बड़े कितने नंबर हैं? 41 से लेकर 100, 60 चॉइसेस। तो फॉर ऑल थ्री यू हैव 60 चॉइसेस। उस केस में ही क्या होगा, सारे नंबर 40 से बड़े हो जाएंगे, तो इनका मिनिमम 40 से बड़ा होगा, तो एटमोस्ट 40 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दिस इज द नेगेशन केस। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगेन सेम थिंग, 0 0 0 आपका कैंसिल हो गया। इस बार आप पहले से ही कैंसिल कर दीजिए, हर जगह से आप 2 कैंसिल कर दीजिए, तो 3 3 3 बचेगा। और आपने 8 कैंसिल किया, तो आप यहाँ से 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। तो ये 27/125 आ रहा है। और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना था, तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 125 - 27/125, जो कि आपका 98/125 हो जाएगा। अब P2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? P2 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 125/4। 125/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है अगर मल्टीप्लाई करते हैं? तो 125 कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल कैंसिल दिस, देन 2 से कैंसिल कर लीजिए, 49/2, which will turn out to be 24.5। 24.5 should be the answer for second, and yes, that is the answer given.
Let alpha beta gamma with a real number satisfying this equation. तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब या तो उसको यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्यूशन होगा, इफ सिस्टम है सॉल्यूशन इट इज कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। तो आप क्रैमर्स रूल यूज करेंगे तो डेल की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 147, एक्स का कॉफिशिएंट अलोंग द फर्स्ट कॉलम, देन 258, वाई का कॉफिशिएंट सेकंड कॉलम में, जेड का कॉफिशिएंट थर्ड कॉलम में। तो ये 369 हो गया। आप इस पर एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर एक छोटा सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। यहाँ पे भी रोक सकते हैं, -2 C2 भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो जाएंगे। ये ऑपरेशन हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हमें तीनों जो एलिमेंट्स हैं अलोंग द रोज एपी में दिख रहे थे, और हमने A+C-2 भी किया, बेसिकली दैट इज ऑलवेज जीरो। तो ये जीरो आ रहा है। तो आप ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, अगर सारे एलिमेंट्स तीनों रो के या तीनों कॉलम के एपी में है तो वो जीरो होगा ही डिटर्मिनेंट वैल्यू। डेल जीरो हो गया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। अब इसको इनफिनिट सॉल्यूशन ही होना पड़ेगा। इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए आपका क्या होता है, क्रैमर्स रूल में डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों ही जीरो होने चाहिए। वैसे तो आपको तीनों चेक करना चाहिए, बट एग्जाम पर्पज से आप कोई भी एक चेक करेंगे तो हमेशा आपको सेम रिलेशन आएगा। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आप डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से किसी एक पे चले जाइए, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिलेशन। तो अल्फा बीटा गामा -1 में डेल 1 पे जा रहा हूँ, आप डेल 2 डेल 3 पे भी जाएंगे तो यूल गेट द सेम रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। तो 258 हो गया, 369 हो गया। आप किसी भी रो कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो वी विल गेट इट एज अल्फा इंटू 45 -48 विच इज -3, देन माइनस बीटा इंटू 18 -20, 18 -24 विच इज -6, एंड प्लस गामा -1 इंटू 12 -15 विच इज -3 इक्वल टू जीरो। अब -3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा -2 बीटा प्लस गामा -1 इक्वल टू जीरो। तो ये आपको अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन मिल गया। फिर आपको बोला जा रहा है कि डेल्टा एम रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको इस मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए इन द फर्स्ट ऑप्शन। दिस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस एम मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए। तो अल्फा बीटा -1 फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, सेकंड में 2 1 0, थर्ड कॉलम के लॉन्ग गामा 0 1। आप किसी रो कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। हालांकि हमें वैसे रो कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें जीरो हो, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट कॉलम। तो अल्फा और ये 1 हो गया, माइनस बीटा टाइम्स आपका 2 -0, तो 2 हो गया, एंड फाइनली -1 टाइम्स माइनस गामा, तो प्लस गामा हो गया। एंड दिस एग्जैक्टली सेम थिंग जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो गया, दैट इज आंसर। सेकेंड पार्ट में आपका क्या बोला जा रहा है कि लेट पी विद अ प्लेन कॉन्टेनिंग ऑल दोज अल्फा बीटा गामा। तो उस प्लेन की बात हो रही है जिसमें अल्फा बीटा गामा हमेशा लाई करेगा। तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है कि अल्फा, जिसको आप एक्स बोल दीजिए, बीटा टाइम्स -2 तो वाई, और गामा इज इक्वल टू 1, मतलब -1 इक्वल टू 0। यही तो प्लेन हो गया। क्योंकि अगर कोई पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा बीटा गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका रिवर्स प्रोसेस कि आप अल्फा बीटा गामा की जगह पे एक्स वाई जेड रख दीजिए। तो जो प्लेन अल्फा बीटा गामा को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, अल्फा बीटा गामा जिस प्लेन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा वो यही वाला प्लेन है। अब आपको क्या करना है, उस प्लेन का इस पॉइंट 0 1 0 से डिस्टेंस निकालना है, और उस डिस्टेंस का स्क्वायर बताया गया है कैपिटल डी को। तो आप रिकॉल करिए हाउ वी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये कुछ वैसा ही फॉर्मूला है जो आप स्ट्रेट लाइन के लिए 2D में यूज करते थे। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। इसके लिए आप करते हैं, ये जो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट है उसको आप एक्स वाई जेड की जगह पे रखते हैं। तो एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 1, तो ये -2 इंटू 1 हो गया, और जेड की जगह पे 0 रखेंगे। मॉड लेंगे इसका, डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट स्क्वायर, वाई कॉफिशिएंट स्क्वायर, एंड जेड कॉफिशिएंट स्क्वायर। तो ये ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया √6। आपने किया इसका स्क्वायर, आपको मिला 9/6, 9/6 इज 1.5। तो सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 1.5, एंड दैट इज द आंसर गिवन। तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपके सेम आ रहे हैं, 1 एंड 1.5। कंसिडर द लाइन्स L1 एंड L2। तो यहाँ पे दो लाइन है हमारे पास, एक L1 है √2x + y - 1 = 0,
and L2 is the line root 2x minus y plus 1 equal to 0. For a fixed constant lambda, let C be the locus of a point such that the product of distance of P from L1 and distance of P from L2 is lambda square. तो C एक ऐसा पॉइंट है P का जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइन L1 और L2 से, कहीं पे ये दो लाइन होंगे, इन दोनों से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, ये आपका इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा रहा होगा, ये डिस्टेंस आपका लैम्डा स्क्वायर हो जाता है. तो हाउ डू वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? आप इस पॉइंट एच के को इस एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ लाइन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा √2h प्लस के माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई कॉफिशिएंट स्क्वायर. और आपको डिस्टेंस दूसरे लाइन से भी लेना है, तो रूट ऑफ एच माइनस के प्लस 1 डिवाइड बाई √3. और ये प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस आपका लैम्डा स्क्वायर गिवन. जैसे जैसे लैम्डा वेरी करेगा आपको डिफरेंट कर्व्स यहाँ से मिल जाएंगे. अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए तो आप देख सकते हैं कि पहले पार्ट में आपका √2h कॉमन है दोनों पार्ट में, यहाँ पे और यहाँ पे. h की जगह पे आप फाइनली x रख सकते हैं क्योंकि एट द एंड आपको h को x से रिप्लेस करना ही है. और यहाँ पे आप देखिए तो k माइनस 1 है, बट दूसरे एक्सप्रेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ k प्लस 1 है. तो इट्स काइंड ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और मॉडुलस जो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप क्लब भी इसको कर सकते हैं. तो x यहाँ पे भी लिख दीजिए, अगर आपने वहां पे लिखा है तो x एंड y आर देयर. k की जगह पे आप y लिख दीजिए एवरीवेयर. तो ये बन जाएगा आपका 2x² माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, विच इज काइंड ऑफ हाइपरबोला. ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, x² बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर समथिंग. अब क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 जो C को, मतलब ये जो लोकस निकल के आया है समथिंग लाइक दिस हाइपरबोला, इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. तो मान लीजिए वो जो लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 इस हाइपरबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये जस्ट रफ डायग्राम है, हो सकता है कि लाइन ऐसा जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है R और S पे, और बताया जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज √270. तो मान लीजिए कि R का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और S का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है. और इनके बीच का डिस्टेंस जो है फिलहाल हम लोग R मान लेते हैं और उसकी वैल्यू गिवन है आपको √270. तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन एज्यूम करें, ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 1. तो आप डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन क्या लिखते हैं, जिसको हम सिमेट्रिक फॉर्म या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू. तो यहाँ पे दो पॉइंट x1 x2 है तो आप x2 माइनस x1 लिख दीजिए. तो x2 माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट जो कि r है और ये गिवन है √270. तो पहले आप इन दोनों कोऑर्डिनेट को निकालिए x1 x2 को बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन विथ द लाइन 2x प्लस 1. तो अब y की जगह पे 2x प्लस 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा 2x² माइनस, तो y माइनस 1 यहाँ से 2x हो गया तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर. तो ये आपको मिल रहा है मॉड ऑफ 2x² माइनस 4x² माइनस 2x². मॉड है तो आप उसको पॉजिटिव में खोल सकते हैं. तो x की दो वैल्यू यहाँ से आ रही है, एक आ रही है √3/2 लैम्डा एंड द अदर वन इज माइनस √3/2 लैम्डा. और यही दो वैल्यू जो है वो आपके x1 और x2 हैं. तो यहाँ पे आपके पास x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू. तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स √3/2. आप किसी को भी x1 किसी को भी x2 ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्टेंस आपको लेना है फाइनली तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो आप मॉड लगा दीजिएगा. ना कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा? तो थीटा वही वाला एंगल होता है जिसके लिए tan थीटा स्लोप होता है. तो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप आपका 2 है व्हेन यू कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस c. तो tan थीटा यहाँ से 2 हो गया. और अगर tan थीटा आपको मालूम है तो cos थीटा भी आपको मालूम है, आप ट्रायंगल से निकाल सकते हैं. tan थीटा अगर 2 है तो आपका ऑपोजिट इज 2 एंड एडजेसेंट इज 1, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेनस √5 हो गया. तो cos लिखना है आपको, cos विल बी 1/√5 इज इक्वल टू
आप y1 y2 पे जाते तो साइन थीटा यूज कर लेते, इक्वल टू आर, आर की वैल्यू आपके पास 2 रूट 270 का रूट है। ओके, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, अगर आप इंटरचेंज करते तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, अभी नेगेटिव आ रही है, बट उससे हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं क्योंकि हमें तो लैम्डा स्क्वायर चाहिए। तो लैम्डा की दो पॉसिबिलिटीज होगी प्लस माइनस के साथ। अभी आप देखिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 70 इंटू 1/√5, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और √3/2 इधर आके आपका √2/√3 हो जाएगा। तो जस्ट कैंसिल ऑल द टर्म्स, नेगेटिव साइन है आपके पास। तो आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 90 बचेगा, देन 90 बाय रूट के अंदर है सारा कुछ, तो ये √90 है, √5 से डिवाइड होकर √18 हो गया, √18 इंटू √2 इज √36, विच इज 6 6/2 इज 3। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी -3 आ रही है, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इज 9। लैम्डा 3 भी आ सकता था अगर आप x1 x2 को इंटरचेंज कर देते। लैम्डा स्क्वायर 9 हो गया, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग, ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है। सेकंड में बोला जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, तो ये जो लाइन है आर एस, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो इसके मिड पॉइंट से भी पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर भी, समथिंग लाइक दिस। तो ये उसी कर्व सी को, उसी हाइपरबोला को फिर से दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, विच इज आर डैश एंड एस डैश। और आपको इस बार आर डैश एस डैश के बीच में स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस निकालना है। तो आर डैश एस डैश के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर निकालना है। तो अगेन लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज r1, और आर डैश का कोऑर्डिनेट आप x3 y3 ले लीजिए और इसका आप x4 y4 ले लीजिए। अगेन यू विल बी यूजिंग द सेम थिंग। पहले तो आप आर डैश एस डैश का इक्वेशन लिख दीजिए। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ आर डैश एस डैश, ये इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करेगा। तो व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, x1 + x2/2, मिड पॉइंट ऑफ, ये आपका आर एस लाइन था, ये आर डैश एस डैश है, ये आर है ये एस है, और इनके मिड पॉइंट से पास करने वाले और हाइपरबोला को कट करने वाले जो दो पॉइंट है वो आर डैश एस डैश। तो व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ आर एंड एस, x1 + x2/2। तो x1 आपका ये है, x2 ये है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और जैसे ही आप इस लाइन, क्योंकि r और s दोनों तो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, 2x + y, इसमें 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो r डैश s डैश इज अ लाइन पासिंग थ्रू 0, 1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, इसका स्लोप 2 है, तो r डैश s डैश का स्लोप -1/2 हो जाएगा। तो x + 2y, और पासिंग थ्रू 0 and 1 है, तो -2 = 0 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, x + 2y - 2 = 0। तो यहाँ से फिर से आप y की वैल्यू ले लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 2 - x/2, मतलब 1 - x/2। आप इसमें फिर से रखें जैसे आपने सॉल्व किया है फॉर आर डैश एंड एस डैश। तो आपका लाइन क्या है, हाइपरबोला क्या है, 2x² - 2x² - y - 1। तो y - 1 फिर से आपका क्या हो जाएगा, -x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में आपका क्या है, 3 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अब आ चुकी है, तो यू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर विच इज 9। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2x² - x²/4, तो ये 7x²/4 हो गया, और दिस साइड वी हैव 27। तो यहाँ से आपके पास x1 और इस बार x3 x4 आपने शायद बोला है, यस दिस टाइम यू हैव कॉल्ड इट एज x3 y3 x4 y4। तो x3 और x4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी ±√27 × 2 / √7। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x3 एंड x4। x3 x4, कोई एक प्लस वाला x3 हो जाएगा, दूसरा x4 हो जाएगा। अगेन यू यूज द सिमेट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म, x3 - x1 cos थीटा, इस पर थीटा को कुछ और बोल दीजिए, अल्फा बोल दीजिए, cos अल्फा इज इक्वल टू आर। आप x1 x2 में गए तो फिर से y वाला कंपोनेंट लिखने की जरूरत है नहीं, इस बार का आपने डिस्टेंस r1 बोला है और उसी का स्क्वायर आपको निकालना है बेसिकली। तो r1 क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 टाइम्स अगेन, तो 2 टाइम्स 4 टाइम्स √27/√7 डिवाइड बाई कॉस अल्फा। इस समय का स्लोप क्या है आपका, -1/2 है। तो आप फिर से डायग्राम बनाइए, 1 2, और ये √5 हो गया, तो कॉस अल्फा अभी क्या हो जाएगा आपका, 2/√5 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई √5/2,
कॉस अल्फा डिनोमिनेटर में आपका। अब इसी का आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आता है आपके पास। यू विल गेट 4 और 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 हो गया। तो 4 into 27 into 5 डिवाइड बाई 7, जो कि आपका आ रहा है 540/7। अब ये डेसिमल टाइप था तो आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 into 7 इज 49, 5 is there, so 50, so again you will get 7, then 1 is there, so 10, 1 4, 77.14। आपको डेसिमल के बाद दो ही डिजिट लिखने होते हैं। 77.14 is the given answer। तो बोथ केस में आपका आंसर सेम आ रहा है जो गिवन है। For any 3 cross 3 matrix M, this denote the determinant of M, which is very obvious. अब आपके पास मैट्रिक्स E है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 along the first row, फिर आपके पास है 2 3 4 along the second row और 8 13 18 along the third row। तो क्लियरली इसमें जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो के ये एपी में है, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, क्योंकि अगर आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे और अगर आप इसमें एक रो या कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑपरेशन यूज किया C1 चेंजेस टू C1 + C3 -2 C2, जो कि एपी की फील्ड दे रही है आपको कि A + C - 2 भी 0 होता है किसी भी एपी के लिए अगर एबीसी एपी में हो। So it will turn out to be 0 0 0 along the first column, है ना, A + C 1 + 3 4 - 4, बाकी कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट E आपका 0 हो जाएगा। इट विल हेल्प यू इन ऑप्शन नंबर बी एंड सी। सी में ज्यादा हेल्प करेगा आपको, जैसे आप सी जैसे स्टार्ट करते हैं ना यहाँ से, तो ई एफ का डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ई इंटू डिटर्मिनेंट एफ, और डिटर्मिनेंट ई और एफ सिमिलरली एफ में भी वही हो रहा है कि एपी में है। यहाँ पे आप करेंगे 1 + 3, तो ये आपका इसका ट्वाइस हो जाएगा। 8 + 18 ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, सेम थिंग। ये दोनों ही 0 हैं आपके, तो डिटर्मिनेंट ई एफ 0 है तो इसका स्क्वायर भी आपका 0 हो गया, और डिटर्मिनेंट ई एफ का होल क्यूब जो है वो भी आपका डिटर्मिनेंट ई एफ द होल क्यूब लिख सकते हैं आप, ये भी आपका 0 हो गया। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रेटर देन बोल रहे हैं। फिर अगर आप ऑप्शन बी पे आते हैं, तो यहाँ पे आप ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, आई थिंक एक बार ऑप्शन ए आपको पहले चेक कर लेना चाहिए, फिर आपको ऑप्शन बी पे आना चाहिए। अगर ऑप्शन ए सही होगा तो अकॉर्डिंगली आप एफ की ये वैल्यू आगे यूज कर सकते हैं। टोटली बेटर टू गो विद द ऑप्शन ए। तो पी ई पी पहले निकाल के देखिए आप, पी इंटू ई इंटू पी, क्या ये एफ के बराबर होता है? तो व्हाट इज मैट्रिक्स पी? मैट्रिक्स पी आपका गिवन है 1 0 0 फर्स्ट रो में, 0 0 1 सेकेंड रो में और 0 1 0 थर्ड रो में। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है बट ऑलमोस्ट उसी जैसा है, अगर आप सेकेंड रो थर्ड रो को इंटरचेंज कर देते हैं तो। सेकेंड वाला मैट्रिक्स आपका ई है, विच इज 1 2 3 2 3 4 और 8 13 18 रो वाइज, और लास्ट में आपका फिर से पी मैट्रिक्स है, विच इज 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करिए, इसमें आप किसी दो को स्टार्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 0 0 विथ 1 2 8, तो 1 ही एकमात्र नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जो फर्स्ट रो है वही एज इट इज बन जाएगा। फिर 0 0 1 ये थर्ड प्लेस में आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, तो थर्ड प्लेस का एलिमेंट ले लेगा आपका 8 13 18, ये आपका सेकेंड रो ऊपर आ गया। और यहाँ पे सेकेंड आपका नॉन जीरो है, तो 0 2 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 8, 2 3 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 से, तो इसमें आपका क्या है कि फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 है, तो फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज रहेगा 1 8 2। सेकेंड कॉलम में 0 0 1 है, जो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो पहले आ जाएगा 3 18 4। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। और 2 3 4 2 13 3, ये जो आपका सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम आ जाएगा। क्या यही आपका एफ गिवन है? एक बार चेक करते हैं। इज दिस एफ 1 3 2 8 18 13 एंड 2 4 3? यस, दिस इज एफ। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया कि पी इज एफ। फिर पी स्क्वायर निकाल के देखिए क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो पी स्क्वायर विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, 1 0 0 0 0 1 0 1 0
multiplied by same matrix 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो सेम लॉजिक आप लगाइए कि 1 0 0 है तो आप फर्स्ट रो से सारा एलिमेंट ले लीजिए 1 0 0, फिर 0 0 1 थर्ड एलिमेंट पे है तो आप थर्ड वाला पिक कर लीजिए 0 1 0, और यहाँ पे लास्ट रो में आपका सेकंड वाला है तो सेकंड वाला पिक कर लीजिए 0 0 1। यस वी गॉट इट एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोनों ही चीजें सही है कि पी ई पी इज इक्वल टू एफ एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे इन ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बी में देखिए आपके पास क्या है, ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। लिख लेता हूं मैं एक बार, ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेंगे और देखेंगे इसके बराबर आ रहा है क्या। तो यहाँ पे एफ की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, जस्ट वी गॉट इट एज पी ई पी। तो ई क्यू प्लस पी इंटू पी ई पी इंटू क्यू इनवर्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पी इंटू पी पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर आपका आई आया है तो ये वाला पार्ट आई हो गया। तो आपके पास हो जाएगा ई क्यू प्लस ई पी क्यू इनवर्स। इसमें से आप ई कॉमन ले सकते हैं कि दोनों ही जगह पे ई आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आपका बचेगा क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स। अब अगर जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका, तो आपको क्या मिलेगा, दिस डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट हो गया, एंड डिटर्मिनेंट स्प्लिट्स इन मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट ई बाहर आ गया और क्यू प्लस पी क्यू इनवर्स बचेगा। डिटर्मिनेंट ई स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था कि ये कितना था, डिटर्मिनेंट ई आपका 0 था, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई एलएचएस में। आरएचएस में देखिए आपके पास क्या है, आरएचएस में आपके पास डिटर्मिनेंट ई क्यू है, तो डिटर्मिनेंट ई क्यू भी सेम डिटर्मिनेंट ई इंटू डिटर्मिनेंट क्यू, ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे भी आप स्प्लिट करेंगे तो डिटर्मिनेंट पी डिटर्मिनेंट एफ एंड डिटर्मिनेंट क्यू इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट एफ भी आपका 0 है क्योंकि एफ भी आपका उसी एलिमेंट से बना हुआ है। यहाँ भी आप ऑपरेशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट एफ भी आपका 0 आएगा। तो क्लियरली एलएचएस आरएचएस बोथ आर 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ऑप्शन डी एक बार देख लेते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब ट्रेस ऑफ पी इनवर्स ईपी प्लस एफ। इसको सिंप्लीफाई करिए, पी इनवर्स ईपी प्लस एफ। तो पी इनवर्स कैन बी रिटन एज पी, क्योंकि पी स्क्वायर आपका आई है, राइट। तो पी स्क्वायर आई है तो पी इनवर्स की जगह पी लिख दीजिए, और आपके पास पीई पी तो एफ आया ही है, पीई पी इज इक्वल टू एफ। ये बेसिकली एफ प्लस एफ 2f हो गया आपके पास। ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। हमें कंपेयर करना है कि क्या ये ट्रेस ऑफ ई प्लस पी इनवर्स एफ पी के बराबर है। तो दूसरा मैट्रिक्स जो है वो है आपका ई प्लस पी इनवर्स एफ पी। तो ये कितना हो जाएगा, आप एफ की जगह पे लिख दीजिए पीई पी, ये पीई पी लिख दीजिए एफ की जगह पे, जो आपका स्टार्टिंग में आपने प्रूफ किया है। तो पीई पी इंटू पी, पी इनवर्स पी आई हो गया, पी स्क्वायर भी आपका आई हो गया, तो बेसिकली ये आपका 2e हो गया। तो अगर ई और एफ के ट्रेस सेम होंगे तो 2e और 2f के भी ट्रेस सेम होंगे। ई का ट्रेस क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 + 3 + 18, और इसका क्या है, ये भी 1 + 18 + 3 है, सेम है, 1 + 3 + 18 1 + 3 + 18। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ईबीडी आपका आंसर हो गया, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन टू अस। Let f r to r be defined as fx equal to x square minus 3x minus 6। तो fx एक फंक्शन है जिसका न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 है, और डेनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। जब आप फंक्शन एफ ए टू बी लिखते हैं तो जो फर्स्ट सेट होता है वो उसका डोमेन हो जाता है। तो क्लियरली डोमेन गिवन है यहाँ पे कि सारे रियल नंबर्स हैं। और डोमेन आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि एक रैशनल फंक्शन है तो बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है वो एक ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म है क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसको 0 तो होने की कोई चांसेस है ही नहीं। तो डोमेन इसका आर है। हमें क्या चाहिए, कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, एक तो ये चाहिए, दूसरा हमें रेंज चाहिए, और तीसरा हमें ये चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, जो आपको आइडिया देगा कि ये इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉन एज डिवीजन रूल। तो इसमें क्या होता है कि आप u बाई वी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिनोमिनेटर v का स्क्वायर v स्क्वायर में हो जाता है, v u डैश माइनस u v डैश, इज वेरी बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन रूल बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर जो आपका पहले से पॉजिटिव था उसका स्क्वायर हो गया, तो डिनोमिनेटर इज अगेन पॉजिटिव, और इस समय आप v इंटू यू डैश करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4
मल्टीप्लाइड बाय एस का डेरिवेटिव विच इज 2x-3 एंड माइनस ये 2x-3 है, माइनस दिस थिंग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आपका 2x+2 है। तो यहाँ पे जो टर्म होने वाला है न्यूमरेटर में वो क्यूबिक होने वाला है, बट आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही टर्म क्यूबिक वाले सेम है, तो बेसिकली ये सिंप्लीफाई होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x³ मिलेगा, और एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 3x²। तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का टर्म आपको कितना मिल जाएगा, तो एक्स मिल जाएगा आपको -6x + 8x, 2x मिल गया, एंड देन कांस्टेंट टर्म इज -12 माइनस यहाँ पे फिर से आपका 2x³ हो गया, जो कि मैंने बताया था कैंसिल होने वाला है 2x³ दोनों जगह से, फिर -4x² माइनस 18x एंड -12 हो गया आपके पास। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, देखिए क्या आ रहा है, these two we can cancel out, we have 5x², then 2x plus 18x, this will be 20x, और -12 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, डिवाइड बाय समथिंग का होल स्क्वायर है, यहाँ से आप 5x कॉमन ले लेंगे, x+4 हो जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है उसका रूट्स 0 और -4 है, रूट्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आर 0 एंड -4। तो आप -4 और 0 को लोकेट कर दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, आप 0 से बड़ा कोई एक नंबर लीजिए, आपका दोनों ही टर्म पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। फिर वेवी कर्व से आप डिसाइड कर पाएंगे कि सारे जगह पे ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। आपको इंक्रीजिंग कहाँ मिलता है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होता है, तो 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, और -∞ से -4 में इंक्रीज कर रहा है, और -4 से 0 में डिक्रीज कर रहा है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि डिक्रीज करेगा -2 से -1 के बीच में, बस हमें इस इंटरवल में देखना है क्या ये डिक्रीज कर रहा है, -2 और -1 कहाँ पे आएगा, समवेयर हियर। तो ये पूरे ही इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो उसके सब इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा ही करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। फिर इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2, थ्रू आउट 1 से 2 में ये इंक्रीज कर रहा है क्या, तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बिल्कुल 0 के बाद ये इंक्रीज कर रहा है, तो 1 से 2 में भी ये इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट चॉइस। अब ऑन टू देखना है और रेंज निकालना है, तो ऑन टू तो इसी से पता चलता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर है या नहीं। जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है आपका, कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट एंड रेंज इज द एक्चुअल आउटपुट, जो आपको आउटपुट मिलेगा। तो दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो आपका इक्वल ऑन टू हो जाएगा। तो रेंज तो आपको सेकंड पार्ट के लिए भी चाहिए, तो रेंज आप निकाल लीजिए। रेंज के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं, एक मेथड ये हो सकता है कि अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल ही रखा है तो आप कर्व स्केचिंग पे चले जाइए, और वहां से जो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपको रेंज बता देगा। और दूसरा, चूंकि ये रैशनल फंक्शन है, तो इसमें एक ये भी मेथड होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई में क्वाड्रेटिक एक्स में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, तो हम लोग दोनों ही मेथड फॉलो कर लेते हैं। पहला कि ये 0 के बाद कर रहा है इंक्रीज, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स फाइंड f(0), f(0) निकालना तो बहुत ही आसान है, आप 0 यहाँ पे रख दीजिए, तो दिस विल टर्न आउट टू बी -6/4। f(0) कितना आ गया आपका, ये आ गया -3/2। अब 0 के बाद क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। आप एक बार इन्फिनिटी पे वैल्यू इसकी निकाल लीजिए कि इंक्रीज करके जाएगा कहाँ पे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एक्स क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इन्फिनिटी पे जितने ज्यादा पावर होंगे वो डोमिनेटिंग टर्म होता है, तो इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो बाकी के टर्म आपके 1/x और 1/x² 0 हो जाएंगे, तो ये 1 आ गया। तो ये इंक्रीज करेगा और 1 की तरफ जाएगा। अब 0 से -4 में क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो समथिंग लाइक दिस, ये डिक्रीज करेगा थ्रू आउट, और 0 पे आके ये -3/2 हो जाएगा। अच्छा, -4 पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये 0 नहीं भी हो सकता है, इनफैक्ट 0 नहीं ही होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू एट f(-4), ये आप एक बार सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो जाएगा, 16 + 12 - 6, ये आपका आ रहा है x² - 3x - 6 की वैल्यू। यहाँ भी आप -4 रखिए तो ये हो जाएगा 16 - 8 + 4, तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है, दिस विल टर्न आउट टू बी 22/12 विच इज 11/6। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो -4 से 0 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, किसी पॉजिटिव हाइट से ये डिक्रीज करेगा, और फिर यहाँ से ये करेगा इंक्रीज। ये हाइट कितनी है, 11/6 है, विच इज स्लाइटली लेस देन 2, और इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 को जा रही है, तो 1 पे कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस हाइट विल बी 1,
तो ये आपका एक हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट बन गया, क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो इट गिव्स यू हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट y इक्वल टू 1। और नेगेटिव इन्फिनिटी पे आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी ये आपका वैल्यू 1 ही रहेगा, सेम लॉजिक से। तो ये आपका 1 हाइट को अगर इधर एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों ही जगह पे इसका हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट y इक्वल टू 1 रहेगा। तो इस पूरे ग्राफ में आपको सबसे बड़ी y कोऑर्डिनेट क्या दिखती है, 11/6 दिखती है। तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। और सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखती है जीरो पे, व्हाट वाज दैट, -3/4। तो रेंज आ रहा है -3/2 से, -3/2 है ये, है ना, -3/2 से 11/6। क्या यही रेंज गिवन है? नहीं, यहाँ पे 2 बोल रहे हैं तो गलत हो गया, तो रेंज भी गलत हो गया। और ये कोडोमेन जो आर था आपका, वो रेंज के बराबर नहीं आया, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया ए एंड बी, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। तो ये तो आंसर वाली बात होगी, और हम लोगों ने बोला था कि मेथड 2 भी हम लोग कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द रेंज पार्ट। आंसर आपको ऑलरेडी आ चुका है, मैं सेकंड मेथड कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। तो x² - 3x - 6 ये आपका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिनोमिनेटर इज x² + 2x + 4। तो whenever we have to find the range of rational function, चाहे वो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, तो वी हैव अ फिक्स्ड मेथड, वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिर हम लोग इसको x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो वी ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ax²। सारे x² वाले टर्म एक तरफ करिए, तो इसका कोएफिशिएंट y - 1 हो जाएगा। x वाले टर्म एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ से 2y और यहाँ से 3, तो 2y + 3 टाइम्स x हो जाएगा, एंड द कांस्टेंट टर्म इज 4y + 6। ये आपका हो गया x में क्वाड्रेटिक। अब दो केसेस यहां से बनाएंगे। केस नंबर 1 कि लीडिंग कॉफिशिएंट कहीं जीरो तो नहीं हो जा रहा, क्योंकि अगर लीडिंग कॉफिशिएंट जीरो हो जा रहा है तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, राइट। आप कंडीशन फॉर डिस्क्रिमिनेंट तभी लगा सकते हैं ना जब ये क्वाड्रेटिक होता होगा। तो यू हैव टू ऑलवेज मेक टू केसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला केस आपका वैलिड हो जाता है, बट इन सम केसेस, जैसे अगर आप कभी ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, x² + x - 1 डिवाइड बाय x² + x + 1, एंड मेनी सच क्वेश्चंस, तो इसमें y की वैल्यू जो है वो क्लोज 1 नहीं आ पाएगी, ये ओपन 1 में रहेगी, बिकॉज ऑफ सेम लॉजिक कि जब आप y इक्वल टू 1 रखेंगे, y - 1 को 0 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया, y की वैल्यू 1 रख दी आपने यहाँ पे। यहाँ पे आपने 1 रखी, तो आपको मिलेगा 5x + 10 इज इक्वल टू 0। तो ये x की किसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको मिल रहा है, मतलब ये वैल्यू होगी जब x की वैल्यू -2, तो दिस विल बी कमिंग इन द रेंज, आप इसको इंक्लूड करेंगे। बट इस वाले क्वेश्चन में 1 को इंक्लूड आप नहीं करेंगे। मैं कमिंग टू सेकंड पार्ट की y - 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट अब 0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक है और हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, तो x को रियल होना चाहिए, एंड कंडीशन फॉर रियल रूट इज b > = 0। ये x में क्वाड्रेटिक है, x इसका रूट है, और रूट रियल होने चाहिए। तो आप कंडीशन लगाएंगे तो आपको मिलेगा b², x में क्वाड्रेटिक की नजर से देखिए आप, तो b² - 4ac इज > 0। आप देख पा रहे हैं कि 2y + 3 इन तीन दोनों जगह से कॉमन लिया जा सकता है, तो 2y + 3 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से फिर से बचेगा 2y + 3, और यहाँ पे आपको बचेगा -4, और यहाँ से 2 आप कॉमन लेंगे तभी तो 2y + 3 बचेगा, और एक y - 1 यहाँ पे बच गया। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। हम लोग y में इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, फॉर सॉल्विंग इनइक्वलिटी विल बी यूजिंग वेवी कर्व। तो पहले इसमें देखते हैं टर्म क्या बचता है, 2y + 3, एंड दिस विल बी -8y एंड +8। तो ये आपका आ रहा है 2y + 3 इंटू 11 - 6y > 0। इट्स रूट्स आर -3/2 एंड 11/6। अब आप एक वैल्यू बड़ी ले लीजिए 11/6 से, लेट से आप 100 लेते हैं, 2 3 वगैरह भी ले सकते हैं, तो 100 लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ऐसा जरूरी नहीं कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट हो, ये नेगेटिव से भी स्टार्ट हो सकता है, हर जगह पे ऑड पावर है तो साइन चेंज करेगा। वी वर लुकिंग फॉर > 0, तो y की जो इंटरवल आ रही है वो -3/2 से 11/6 आ रही है, और y की वैल्यू ही आपकी रेंज कहलाती है। तो यही आपका रेंज हो गया, -3/2 से 11/6, एंड सेम रेंज वी वर गेटिंग यूजिंग द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफिकल अप्रोच। तो आंसर तो हमारा पहले ही आ चुका था, ए एंड बी, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। Let E, F, and G be the three events having probability of event E as 1/8। F इवेंट का प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/6, और G इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 1/4।
और तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 1/10। तो कुछ चीजें हम लोग वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर दो इवेंट है या दो सेट है हमारे पास ए और बी, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा ऑफ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? इन्होंने लिखा है कि ये जो एच की पावर सी जैसा दिख रहा है, इट इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। मतलब वो सारे जो एच के अंदर नहीं होंगे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में है लेकिन बी में नहीं है, ये वाला। तो क्लियरली आप इसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए टोटल पूरे ए में माइनस ये वाला। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज आप वेन डायग्राम से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे यहाँ पे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ई इंटरसेक्शन एफ को ए की नजर से देखिए और इसको बी कॉम्प्लीमेंट की नजर से देखिए। तो आप बोल सकते हैं इसको पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब पी ए माइनस इन ए और बी का इंटरसेक्शन, विच इज पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो ये कितना गिवन है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? ये डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, इसलिए सारे ऑप्शंस आपके लेस देन या ग्रेटर देन फॉर्म में। अब आप एक चीज और देखिए कि ये जो इनका कॉमन रीजन है, इंटरसेक्शन रीजन है ना, ये हमेशा किससे छोटा होगा? इन दोनों ही सेट से छोटा होगा। राइट? तो इन दोनों में जो छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी ए एंड पी बी। प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं तो पी ए पी बी, अदरवाइज आप ए और बी का कार्डिनलिटी भी लिख सकते हैं अगर यहाँ पे आप कार्डिनलिटी लिख रहे हैं तो, क्योंकि आप सैंपल से डिवाइड करेंगे तो कार्डिनलिटी जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा, मैक्सिमम वैल्यू वही जा सकती है इंटरसेक्शन की। तो ई और एफ में देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी छोटी है? 1/8 और 1/6 में 1/8 आपकी छोटी है। तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1/8 माइनस इसकी वैल्यू तो गिवन है तीनों के इंटरसेक्शन की, इससे हमेशा छोटी होगी। राइट? वी आर यूजिंग दिस कंडीशन की ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस देन, इन दोनों में से जो भी छोटा है उससे भी छोटा होगा। दोनों ही सेट से आपका छोटा होगा इंटरसेक्शन पार्ट, विच इज वेरी ऑब्वियस। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 और 10 का एलसीएम 40 हो गया। 5 - 4 1/40 हो गया। और यही ऑप्शन वन में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। सिमिलरली आप ऑप्शन बी पे जाएंगे तो आपको फिर से वही है कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू पी ऑफ ए विच इज पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी माइनस इन तीनों का इंटरसेक्शन। आप एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ भी लगाने वाले हैं कि एफ इंटरसेक्शन जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन दोनों में जो छोटी होगी उससे भी छोटी रहेगी। तो एफ और जी में किसकी प्रोबेबिलिटी छोटी है? 1/6 छोटी है। तो 1/6 से भी इसका इंटरसेक्शन एफ और जी का छोटा होगा। और इसकी वैल्यू आपकी 1/10 गिवन है। तो इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 6 और 10 का 30 हो जाएगा। 5 - 3 मतलब 2/30 विच इज 1/15। तो ये वैल्यू 1/15 से छोटी हो जाएगी और यहाँ भी यही क्लेम कर रहे हैं कि 1/15 से छोटा है। तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो गया। फिर ऑप्शन सी क्या है आपका? ऑप्शन सी इज यूनियन ऑफ ऑल थ्री। तो यूनियन ऑफ ऑल थ्री मतलब प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ देम। आप इसको दो सेट के यूनियन से समझिए कि यूनियन का मतलब ये पूरा एलिमेंट हो गया जो किसी भी सर्कल में प्रेजेंट है। तो क्लियरली ये किससे छोटा होगा? उन दोनों के समेशन से आपका छोटा होगा। बेसिकली आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन से पी ए यूनियन बी को लिखते क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं ना। अगर आप कुछ घटा रहे हैं तो इससे तो छोटा होगा ही होगा। तो किससे छोटा हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी से आपका हमेशा छोटा होगा। इससे और इन दोनों के समेशन से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि इस कॉमन रीजन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम थिंग गोज फॉर थ्री सेट्स ऑल्सो, कि ये चीज हमेशा किससे छोटी होगी? पीई प्लस पी एफ प्लस पीजी से आपकी हमेशा छोटी होगी। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ दीज थ्री। 1/8 1/6 एंड 1/4 इससे आपकी छोटी रहेगी। तो 1/8 1/6 और 1/4 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 8 6 4 का एलसीएम आप 24 ले लीजिए, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 3 + 4 + 6। तो ये आपका हो गया 13/24 से छोटा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये एग्जैक्टली सेम चीज बोल रहे हैं, तो ऑप्शन सी भी आपका सही हो गया।
Now coming to option D. ऑप्शन डी क्या है आपके पास? ऑप्शन डी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, ई नहीं है, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। तो डेमोर्गन्स लॉ से आप इसको क्या लिख सकते हैं? ई यूनियन एफ यूनियन जी होल का कॉम्प्लीमेंट यूजिंग डेमोर्गन्स लॉ। एंड कॉम्प्लीमेंट मतलब वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्चुअल सेट, है ना। पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अभी जस्ट आपने बोला कि ये प्रोबेबिलिटी 13/24 से छोटी है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, 1 - 13/24 से बड़ी हो जाएगी। तो ये वैल्यू 11/24 से बड़ी है, लेकिन ऑप्शन में बोला जा रहा है कि 5/12 से छोटी है। अब ये 11/24 से बड़ी है, इसका मतलब 10/24 से भी बड़ी होगी ऑफ कोर्स, विच इज 5/12। 5/12 से बड़ी है, बट ये बोल रहे हैं कि छोटी है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओनली आंसर इज ए बी सी, ये तीनों आपके सही है। एंड एग्जैक्टली सेम आंसर वी आर ऑल्सो गेटिंग। For a 3 × 3 matrix M, this denotes the determinant of M, which is very obvious. Then I is a 3 × 3 identity matrix, ये भी होता ही है. Let E and F be 3 × 3 matrices such that I minus EF is invertible. कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो, इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ये इन्वर्टेबल है। एंड जी उसका इनवर्स है, जी इज इनवर्स ऑफ दिस इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आई माइनस ई एफ। तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इन्वर्टेबल हैं, अगर आपको बोला गया है कि ए इज बी इनवर्स, तो इससे आप ए बी को आई लिख सकते हैं और बी ए को भी आई लिख सकते हैं। अगर ए बी का इनवर्स है तो ए बी और बी ए दोनों ही आई होगी। वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होते, बट इन सर्टेन केसेस लाइक ए इंटू ए इनवर्स, इन दैट केस आप उसको कम्यूट कर सकते हैं, दैट इज आई। फिर आप ए इंटू आई यहाँ पे आप कम्यूट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए। इस वाली लास्ट वाली प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ। एडजॉइंट ए इंटू ए, यहाँ पे भी आप कम्यूट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई दो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके प्रोडक्ट में भी आप कम्यूट कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे आप कम्यूट कर सकते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्पेशल केस कि अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट आई होगा इन बोथ द वे। तो जी इंटू आई माइनस आई एफ, ये भी आई होगा। एंड आई माइनस ई एफ इंटू जी, ये भी आपका आई होगा। तो आप मल्टीप्लाई करिए, जी इंटू आई मतलब जी हो गया, क्योंकि ए इंटू आई आई इंटू ए दोनों ए होते हैं, तो जी हो गया। देन वी हैव जी इंटू ई इंटू एफ। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल, तो आपको ऑर्डर तो सेम लिखना ही पड़ेगा, आप जी एफ ई नहीं लिख सकते यहाँ पे। ये आई हो गया और इधर से आपका ये हो गया जी माइनस, अभी आप जी ई एफ नहीं कर सकते, जी आपका लास्ट में है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके लिए, तो ई एफ जी होगा आपका। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि पहला पार्ट जी माइनस जी एफ है और दूसरा जी माइनस ई एफ जी है, तो इसका मतलब दोनों ही इक्वल होंगे। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ से यहाँ, तो जी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट जी ई एफ इज इक्वल टू ई एफ जी। और ये आपका आई थिंक ऑप्शन सी है डायरेक्टली, राइट? एक बार चेक कर लीजिए, ई एफ जी एंड जी ई एफ जी ई एफ, ये एग्जैक्टली ऑप्शन सी है, तो दिस इज करेक्ट। इमीडिएटली ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ से अगर आपको जी ई एफ लिखना पड़े तो आप उसको जी माइनस आई लिख सकते हैं। दो चीजें यहाँ से जो आप लिख सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड आई थिंक इन अदर ऑप्शंस, कि आप जी ई एफ को लिखना चाहें तो जी माइनस आई लिख सकते हैं, ये एक चीज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको ई एफ जी का भी लिखना पड़े तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? ई एफ जी इज जी माइनस आई, ये भी आपका जी माइनस आई है। ये ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर हैं तो किसी एक ही नंबर के बराबर होंगे, एक ही मैट्रिक्स के बराबर होंगे, जो कि जी माइनस आई है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। डिटर्मिनेंट इन दोनों का बराबर है, हम लोग पहले मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। अगर मैट्रिक्स बराबर हो तो डिटर्मिनेंट बराबर होगा ही होगा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो आरएचएस से देखते हैं, आई माइनस एफ ई को आपने एफ जी ई से मल्टीप्लाई किया है, तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। पहला टर्म हो गया आपका एफ जी ई माइनस दूसरा टर्म आपका हो जाएगा एफ ई एफ जी ई। तो आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को, ये एसोसिएटिव होता है तो आप किसी भी दो को तीन को क्लब कर सकते हैं, तो ई एफ जी जो है यहाँ से लिख दीजिए जी माइनस आई। ई एफ जी की जगह पे आप लिख दीजिए जी माइनस आई, ये वाला पार्ट।
तो पहला एज इट इज रहने दीजिए एफ जी ई माइनस, इसको एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे एफ लिखिए और फिर ये ई एफ जी की जगह पे आप लिख दीजिए जी माइनस आई। ये हो गया जी माइनस आई टाइम्स ई। इससे आपको क्या मिलेगा, ये एफ जी और ये माइनस एफ जी, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास टर्म क्या बचेगा, यू विल लेफ्ट विथ माइनस एफ प्लस प्लस हो जाएगा, ये एफ ई बचेगा आपके पास, एफ इंटू आई इंटू ई बचेगा एफ ई। तो क्या ये बोल रहे हैं कि इनका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई के बराबर है, तो यस, एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर है, तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके डिटर्मिनेंट आपके बराबर सॉरी होंगे ही होंगे। अब आप बी चेक कर लीजिए, ए और सी तो सही हो चुका, बी और डी में देखते हैं क्या सही है। तो पहले बी चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग डी चेक कर लेंगे। तो बी में आपका है आई माइनस एफ ई इंटू आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई, आई प्लस एफ जी ई। तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो है ना आई माइनस एफ ई यहाँ पे भी था और एफ जी से मल्टीप्लाई किए थे तो आपका एफ ई आया था, तो इसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप इसको आई से मल्टीप्लाई करिए, एक ये कर दीजिए आई माइनस एफ ई अलग कर दीजिए और दूसरा कर दीजिए आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी, ये रिजल्ट तो आपके पास आ ही चुका है, क्या आ चुका है, एफ ई आ चुका है। तो पहला पार्ट हो गया आई माइनस एफ ई और दूसरा पार्ट हो गया एफ ई, तो ये आपका आई आ गया। क्या ऑप्शन बी में आर एच एस को आई क्लेम किया गया है, यस, तो ये आपका ऑप्शन बी भी सही हो गया। ऑप्शन डी इज ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे माइनस यूज हुआ, यहाँ पे प्लस की जगह पे, तो इसमें आप लिख लीजिए दोनों जगह पे माइनस रखने पे क्या आई आएगा, तो ये आई माइनस एफ ई हो गया एंड दिस विल बी आई माइनस एफ जी। तो फिर से आप सेम चीज करिए कि आई वाले को एक तरफ कर लीजिए, आई माइनस एफ ई हो गया, और इस वाले को आप एक तरफ कर लीजिए, इस बार वो नेगेटिव के साथ है, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी, ये किसके साथ है, नेगेटिव के साथ है, लास्ट टाइम ये प्लस के साथ था, तो ये आई माइनस एफ ई हो गया और ये आपका फिर से एफ ई है बट इसमें नेगेटिव है, तो ये आई माइनस टू एफ ई हो गया। और इन्होंने बोला है कि ये आई के बराबर होना चाहिए, तो नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये तभी सही हो पाएगा जब एफ इंटू ई एक नल मैट्रिक्स हो, और इसके लिए आपके पास कोई क्लियर कट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ना। एफ ई इंटू जीरो क्यों होना चाहिए, आप किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन से क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, तो जो ऑप्शन हमेशा सही नहीं है उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो ओनली पॉसिबल आंसर इज ए बी एंड सी एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस। For any positive integer n, let s subscript n 0 to infinity इसका डोमेन है और कोडोमेन r। तो इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, s सबस्क्रिप्ट n x को डिफाइन किया गया है सिग्मा k वेरीज 1 to n cot इनवर्स 1 प्लस k इंटू k प्लस वन एक्स स्क्वायर, ये आपका न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में आपके पास है x। तो हमें इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में एक रिजल्ट पता होता है कि कॉट इनवर्स ऑफ एनीथिंग कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 बाय इट्स सेम थिंग, मतलब कॉट इनवर्स अल्फा को आप tan इनवर्स 1 बाय अल्फा लिख सकते हैं प्रोवाइडेड अल्फा इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो क्लियरली x जो है वो पॉजिटिव चल रहा है, डोमेन इसका पॉजिटिव है और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्वांटिटी पूरी तरह से आपकी पॉजिटिव चल रही है, तो आप इसको tan इनवर्स में ले जा सकते हैं। आप चाहें तो कॉट इनवर्स में रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें ये भी पता होता है कि tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 + xy विल बी रिटन एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये दोनों चीजें हम लोग यूज करेंगे और फिर इसको हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो व्हाट डू वी डू इन टेलीस्कोपिक, पहले तो आप जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म क्या हो गया आपका, कॉट इनवर्स को आप tan इनवर्स में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, अभी ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका रहेगा 1 प्लस, इसको आप दो टर्म के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लीजिए, तो एक कर दीजिए k इंटू एक्स और दूसरा कर दीजिए k प्लस वन इंटू एक्स। तो ये एक टर्म हो गया k प्लस वन इंटू एक्स और दूसरा टर्म हो गया आपका k इंटू एक्स, ताकि आप इस फॉर्म में लेते हैं 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म और उन्हीं का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो क्या ये जो x है उनको इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी स्टेप में आप लिख दीजिए कि ये दो टर्म जो है k प्लस वन इंटू एक्स माइनस के एक्स, इनका डिफरेंस ही तो x है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो आप एस एस सब्सक्रिप्ट एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के वेरीज 1 to n
tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 टाइम्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ से आप k की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए विच इज वेरिएबल ऑफ सिग्मा। इनिशियल वैल्यू आप k की 1 रखेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप समझ चुके हैं कि टेलीस्कोपिक कैसे काम करेगा, तो यू कैन जस्ट राइट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो दो तीन टर्म लिख लीजिए, फिर आप देखिए कि टर्म्स कैसे कैंसिल हो रहे हैं। k की वैल्यू 1 रखी आपने, tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x हो गया। फिर आप k की वैल्यू 2 रखेंगे 1 के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x। तो अब तो आपको आइडिया लग रहा है कि टर्म्स आपके डायगोनली इस तरह से कैंसिल हो रहे हैं। तो एक टर्म स्टार्टिंग का बचेगा। अगर आप और कंफर्टेबल नहीं हुए हैं और एक और टर्म लिखना चाहते हैं तो दैट इज फाइन। अदरवाइज आप डायरेक्टली लास्ट टर्म पे चले आइए, आपको पता ही चल रहा है कि ये ऐसे कैंसिल हो रहा है। एक यहाँ पे बचा है और एक आपका इस साइड में बचेगा स्टार्टिंग में tan इनवर्स n प्लस 1x। लास्ट टर्म के स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में ये टर्म बचेगा। यहाँ पे जो भी रहेगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा ऐसे करके, ये इस वाले से ये इस वाले से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपने रख दिया k की वैल्यू 1 से n तक। तो tan इनवर्स n प्लस 1 टाइम्स x माइनस tan इनवर्स x। आप क्यों ना फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इन द रिवर्स पे, कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आप लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस जो कि nx हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि आपका n प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका हो गया s सब्सक्रिप्ट n x की वैल्यू हो गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ s सब्सक्रिप्ट n x। अब ऑप्शन वाइज देखिए, पहले ऑप्शन में n की जगह पे 10 रखने बोला इन्होंने, तो रख दीजिए आप n की जगह पे 10। तो जैसे ही आप n की जगह पे 10 रखते हैं, सब्सक्रिप्ट को 10 करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले तो यहाँ से देखिए, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 10x बाई 1 प्लस 11x स्क्वायर। फिर से आपका वही कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग कैन बी रिटन एज cot इनवर्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, क्योंकि इनपुट पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव है, तो 1 प्लस 11x स्क्वायर बाई 10x। तो एक तो ये होता है कि tan इनवर्स अल्फा इज cot इनवर्स 1 बाय अल्फा, या फिर cot इनवर्स अल्फा इज tan इनवर्स 1 बाय अल्फा। दूसरा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। tan इनवर्स अल्फा को आप cot इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं, सॉरी पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं, या फिर cot इनवर्स अल्फा है तो उसको आप पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं। तो इज दैट द फर्स्ट ऑप्शन? यस, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो क्लियरली ये आपका सही हो गया। अब ऑप्शन बी पे आ जाइए। आप लिख रहे हैं cot एस एन एक्स। तो अभी एस एन एक्स आपका क्या आया, tan इनवर्स में आया है। तो अगर आप वहां पे cot लगाएंगे तो cot ऑफ tan इनवर्स हो जाएगा। फिर से वही कि tan इनवर्स को आप cot इनवर्स में ले जाइए, cot ऑफ cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स को cot इनवर्स में आप कैसे ले जाएंगे, रेसिप्रोकेट कर लेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन एक्स। अब इसमें आपको लगाना कौन सा लिमिट है, लिमिट लगाना है n टेंस टू इन्फिनिटी। तो लेट्स पुट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो cot इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, देयर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन एक्स। तो n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x नहीं टेंड कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है, तो एक तो ये है कि आप LH रूल यूज कर लीजिए, लेकिन n जो है वो वेरिएबल है लिमिट का, तो n के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये आपका n इंटू सम कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। ये वाला पार्ट पूरी तरह से 0 हो गया। नीचे आपका n वेरिएबल है तो n के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, x बच गया, x हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 बाय n 0 हो गया, x स्क्वायर बाय n 0 हो गया। ये आपका x बचेगा, ऊपर x स्क्वायर बचेगा। इन एनी सेंस इट इज इक्वल टू x। और ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये भी बोल रहे हैं हाँ इक्वल टू x। तो ये आपका आंसर सही हो गया। ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन सो फार। अब आप सी पे आ जाइए। तो सी में क्या बोला जा रहा है कि s3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो लेट्स सिंपलीफाई दिस। s3x क्या हो जाएगा आपका, आप n की जगह पे 3 रख दीजिए इसमें। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3x बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पाई बाय 4 करेंगे आप, tan इनवर्स को आप इधर ले जाएंगे तो tan ऑफ पाई बाय 4 आपका 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। 3x को आप ट्रांसपोज कर लीजिए, तो यू आर गेटिंग दिस क्वाड्रेटिक। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस
4ac नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब इसके कोई रूट्स होने वाले है नहीं, बट इन्होंने बोला कि एक रूट है, तो गलत बोला फिर इन्होंने, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। और ऑप्शन डी है tan ऑफ एस एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू हाफ, ये एक बार चेक कर लेते हैं कि tan ऑफ एस एन एक्स आ क्या रहा है। तो एस एन एक्स आपका क्या आ रहा था, tan इनवर्स ही आ रहा था, तो tan ऑफ tan इनवर्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपका जो बस इनपुट है वो बचेगा, एन एक्स बाई वन प्लस एन प्लस वन एक्स स्क्वायर था। यस, ये एक्स स्क्वायर था आपका, राइट। तो अभी आप क्या बोल रहे हैं कि ये हमेशा हाफ से छोटा होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन वन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू नहीं है, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो हर एक वैल्यू ऑफ एन जो कि वन से बड़ी या बराबर है और एक्स पॉजिटिव है, उसके हर एक वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू आ रही है tan ऑफ एस एन एक्स, ये हाफ से छोटी होगी। तो इज दैट ट्रू? अगर आप लिमिटिंग वैल्यू एन पे लगाते हैं इन्फिनिटी, जो कि आपने सेकंड ऑप्शन में लगाया है, बट वहां पे कॉट था, तो अभी tan है तो इसका रेसिप्रोकल बच रहा है, राइट। तो इसका लिमिट अगर x आया था तो अभी उसके रेसिप्रोकल का लिमिट क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, इजंट इट? तो ये आपका 1/x आ रहा है, तो क्या 1/x हमेशा हाफ से छोटा होगा? नहीं, ये तो हाफ से बड़ा भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, तो उस समय 1/x की वैल्यू हाफ से बड़ा हो जाएगा। जबकि ये तो बोल रहे हैं कि हाफ से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो जब n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे, एन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं ना, ग्रेटर देन वन, एन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे, उसमें एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लेंगे, तो ये हाफ से बड़ा हो जाएगा। तो हर एक वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन वन एंड एक्स इज पॉजिटिव, ये सही नहीं होगा। आप एन की वैल्यू इन्फिनिटी ना लेके कुछ और भी ले सकते हैं, उस समय भी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, जिससे ये हाफ से छोटा होगा। कोई भी ऑप्शन तभी सही होता है जब वो हमेशा सही हो। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो सी और डी गलत हो गया, ए एंड बी आर द राइट आंसर एंड दैट इज द आंसर वी आर गेटिंग। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, आर्गुमेंट -π से π के इंटरवल में, ये होता ही है, आयोटा इज रूट ऑफ -1, ये भी होता ही है। अल्फा बीटा रियल नंबर है, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस क्वेश्चन को डिसाइड करने में। और जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा डिवाइड बाई जेड प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा बाई इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस इक्वेशन पे पाएंगे, मतलब इस सर्कल पे वो सारे ही ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लाई करेंगे। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमें पता होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इस तरह के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1/z-z2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंगल अल्फा, तो वो जो z है वो एक सरकमफेरेंस पे लाई करता है, एक आर्क पे लाई करता है। और ये दो फिक्स्ड पॉइंट जो हैं आपके, वो आपके इस कॉर्ड पे लाई करते हैं ऑफ सर्कल पे। सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो कॉर्ड लेंथ है, ये आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को ज्वाइनिंग करके बना होता है। और यहाँ पे जो एंगल बनाता है सरकमफेरेंस पे, वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, तो ये तो आपका z हो गया, ये फाइनल वाला जो रे है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अभी न्यूमरेटर में क्या है, z प्लस अल्फा है, और इसको देखें तो ये z-z1 है, तो उसके हिसाब से ये z1 होना चाहिए और ये z2 होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये z1 जो है माइनस अल्फा बन गया है, तो इधर आपका हो जाएगा माइनस अल्फा और इधर आपका हो जाएगा माइनस बीटा। दिस इज माइनस अल्फा। और अगर आप कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो -α, 0, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर है। बाय मिस्टेक मैंने इसको इंटीजर बोल दिया है, अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। तो आपका दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट -β, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला गया, ये एंगल 45 डिग्री है। तो आप उस कंसेप्ट पे जा सकते हैं, बट फिलहाल मैं ये यूज कर रहा हूँ कि अगर अल्फा और बीटा रियल नंबर है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं बेसिकली इस सर्कल के और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप वाई इक्वल टू 0 रख दीजिए, इसमें सेंटर रेडियस की कोई जरूरत नहीं। हाँ, हालांकि आप दूसरे मेथड से जाना चाहते हैं तो आपको सेंटर रेडियस चाहिए होगा, चाहे आप रोटेशन मेथड से जाएं, या फिर यहाँ पे 45 बन रहा है तो सेंटर पे 90 बन रहा है, वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स एक्सिस पे। तो वेरियस मेथड्स आर देयर, बट द बेस्ट मेथड इज पुटिंग y इक्वल टू 0। आपका ये रियल एक्सिस है, ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इमीडिएटली विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको जरूरत ही नहीं है तो x की ही जरूरत है, y तो 0 ही है इस पे।
तो x की वैल्यू आपकी हो गई -1 एंड -4। -4 छोटा है तो -4 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड -1 विल बी ऑन द राइट साइड। तो क्लियरली आप कंपेयर करेंगे तो आपका बीटा 4 हो गया और अल्फा आपका 1 हो गया। बीटा 4 क्लियरली आपका डी ऑप्शन में गिवन है वो सही हो गया। अल्फा -1 गिवन है गलत हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 4 हो गया तो बी सही हो गया एंड डी आपका रॉन्ग हो गया। बी और डी ही आपका आंसर गिवन है। वी आर गेटिंग द सेम आंसर। For x belongs to real number, the number of real roots of this equation। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 3x² माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमेशा हमें दो केसेस में ब्रेक करने होते हैं कि मॉडुलस ऑफ t इज t व्हेन t इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव t व्हेन t इज नेगेटिव। तो हमें ये जानना होता है कि मॉडुलस का जो इनपुट है वो कहाँ पे नेगेटिव है और कहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी मॉड के अंदर है वो x² माइनस 1 है विच इज प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यूजिंग बेसिक फॉर्मूला a² माइनस b² इज a माइनस b इंटू a प्लस b। अब अगर आपको इसका साइन स्कीम जानना है तो विल बी यूजिंग वेवी कर्व। रूट्स आर -1 एंड 1, 1 से कोई बड़ी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, 2 3 4 कुछ भी करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा आपको। एंड पावर ऑन ऑल द लीनियर टर्म्स आर ऑड, ऑड होने पे साइन चेंज होता है तो माइनस प्लस हो गया। तो आपके पास तीन केसेस हैं बट आप इसको दो केसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि -1 से छोटे होने पे और 1 से बड़े होने पे दोनों ही केस में आपका ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव बन के खुल रहा है। तो एक केस की 1 से बड़ा है और -1 से छोटा है, इसको आप कंबाइंड वन केस बोल दीजिए क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह पे ये मॉडुलस आपका पॉजिटिव रहेगा, इनपुट पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज ओपन होगा। इस चीज को आप ऐसे ही बोल सकते थे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर आप यहाँ पे भी इक्वलिटी लगा लीजिए। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, 3x² ये टर्म एज इट इज रहेगा। फिर मॉडुलस का इनपुट चूंकि पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आएगा, मॉड टी व्हेन टी इज पॉजिटिव। तो -4 टाइम्स x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन रहा है, -x² देन प्लस x प्लस 4 माइनस 1 तो +3 इक्वल टू 0 बन रहा है। आपका -1 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 1 प्लस माइनस √13, अगर आप दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना चाहें तो एक हो गया 1 प्लस √13/2 और दूसरा हो गया 1 माइनस √13/2। √13 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आई थिंक 3.6 जो है वो 12.96 होता है, 3.6 का स्क्वायर, तो अप्रॉक्स 3.6 के आसपास होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 1 प्लस 3.6/2 ये 1 से बड़ा हो गया जो इस केस में आपका आता है, तो ये सेलेक्ट हो गया। और 1 माइनस 3.6 माइनस 2.6/2 ये आपका -1 से छोटा हो गया, तो ये भी केस में आता है। हमें बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, दोनों ही सेलेक्ट हो गए आपके केस 1 में। अब केस 2 पे आ जाइए। केस 2 इज x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो इस समय आपका इक्वेशन क्या बनेगा, पहला पार्ट 3x² एज इट इज रहेगा, इसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, मॉड t इज नेगेटिव t व्हेन t इज नेगेटिव इटसेल्फ, तो इतना सा चेंज आएगा। इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 3x² प्लस 4x² इज 7x², देन प्लस x फ्रॉम हियर एंड -5 फ्रॉम हियर। तो अब आप इसको सॉल्व करिए यूजिंग सेम थिंग, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² इज 1, फिर आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे a की वैल्यू 7 है तो डिवाइड बाई 14 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 इंटू 5 इज 20 इंटू 7 140, तो ये 141 हो गया और डिवाइड बाय आपका 14 हो गया। इस समय केस क्या है, -1 से 1 के बीच में, तो 141 का रूट आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, √141 इज 144 से थोड़ा छोटा है तो 11.87 के आसपास आ जाएगा। आप 11.9 मान लेते हैं, मतलब 11 से 12 के बीच में बेसिकली आप ऐसा मान के चल सकते हैं, आपको डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं, क्लियरली ये 121 से 144 के बीच में है। तो अगर आपने लिखा -1 प्लस 12 भी लिख दिया तो ये 11/14 हो गया, तो लेस देन 1 हो गया। ऑफकोर्स आप दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, -1 प्लस √141/14
और दूसरा -1 - √141/14। तो पहला वाला जो पॉजिटिव वाला है वो <<1 है, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा वाला अगर आपने यहाँ पे -12 भी ले लिया तो ये -13/14 होगा, तो ये >(-1)। दोनों वैल्यू सेलेक्ट हो गए। तो यहाँ से भी दोनों आंसर हो गए और वहां से भी दोनों आंसर हो गए। दोनों ही केस में चार चार आंसर आ गए। आपको लेस डाउन करनी है कौन सी वैल्यू है, तो वैसे उससे कोई मतलब है नहीं, बट फाइनल फोर वैल्यूज आर 1 + √13/2, जो केस वन से आ रहा है, 1 - √13/2, ये भी केस वन से आ रहा है, देन 1 - √41/14, एंड 1 प्लस, ये -1 था, -1 - √141/14। दीज आर द फोर वैल्यूज। तो आंसर आपको लिखना है 4, एंड यस, दैट इज द आंसर given to us. In a triangle ABC, AB is given as √23। तो AB आपके पास गिवन है √23। आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो दिस इज √23। देन BC इज 3, BC आपके पास 3 गिवन है, और CA आपके पास गिवन है 4। तो वर्टेक्स A के अपोजिट वाले साइड लेंथ को हम लोग स्मॉल a लिखते हैं, B के सामने वाले को स्मॉल b, साइड लेंथ B लिखते हैं, और इसको साइड लेंथ C लिखते हैं। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो है आपका cot A + cot C डिवाइडेड बाय cot B। तो cot को हम लोग सबसे पहले cos बाय साइन लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया cos A बाय साइन A, और cot C हो गया आपका cos C बाय साइन C, होल डिवाइड बाय cos B डिवाइड बाय साइन B। तो आप एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर में, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ए साइन सी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस सी हो जाएगा। और आपका डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कॉस बी बाय साइन बी है, तो आप साइन बी को ऊपर ले लीजिए और कॉस बी आपका नीचे रहेगा। अब ये बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो जाता है। तो ये वाला टर्म आपका साइन ए प्लस सी हो जाएगा, साइन ए प्लस सी इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन सी इंटू कॉस बी हो गया आपके पास। अब a प्लस सी जो है वो कितना हो जाएगा, a प्लस सी इज 180 डिग्री माइनस बी, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आपके 180 होते हैं। तो जैसे आप दोनों तरफ साइन लगाएंगे, साइन a प्लस सी इज साइन 180 डिग्री माइनस बी। अगेन इट इज बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री की, साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, तो ये साइन बी हो जाएगा आपके पास। तो इससे न्यूमरेटर बन गया साइन स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर बन गया आपके पास साइन ए साइन सी और कॉस बी। अब हम लोग दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वन इज साइन रूल, अदर इज कोसाइन रूल। तो साइन रूल में आपका कैसा रहता है कि a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी। हालांकि ये तीनों रेशियो भी ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के बराबर होती है, आप उसको लैम्डा मान के भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां जहां पे साइन बी है उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन बी की रिटर्न एज b/2r, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और आप चाहे तो 2r का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। और इस साइन ए साइन सी की जगह पे आप a/2r इंटू c/2r लिख सकते हैं। कॉस बी को आप ऐसे रहने दीजिए, अगले स्टेप में हम यहाँ पे कोसाइन रूल यूज कर लेंगे। तो 2r² अप एंड डाउन कैंसिल हो गया, साइड लेंथ एबीसी की वैल्यू आपको मालूम ही है, बट लेट्स यूज कोसाइन रूल, उसके बाद हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो कॉस बी यूजिंग कोसाइन रूल क्या हो सकता है, आप चूंकि एंगल बी का कोसाइन लिख रहे हैं तो आपका b² नेगेटिव में रहेगा, और बाकी दोनों आपके पॉजिटिव में रहेंगे, और यही दोनों जो पॉजिटिव साइड में है वो नीचे आपके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। दिस इज द कोसाइन रूल। साइन एंड कोसाइन रूल आर द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ये कैंसिल हो गया आपके पास, क्या एक्सप्रेशन आ रही है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 ऊपर चला गया, डिवाइड बाई a² प्लस c² माइनस b²। आपको सारी वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू आपके पास 4 हो गई, तो 2 × 16 डिवाइड बाई a की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, c की वैल्यू √23 है, स्क्वायर करेंगे तो 23 हो गया, -16, तो 32 डिवाइड बाई 32 माइनस 16 विच इज 16। आंसर आपका आ रहा है 2, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस, आंसर इज 2। Let u, v, and w be three vectors in three-dimensional space where u and v are unit vectors। तो इसका मतलब magnitude of u और magnitude of v आपका 1 हो गया। Which are not perpendicular to each other, इसका मतलब ये हो गया कि u डॉट v is not equal to 0, क्योंकि यूनिट वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड तो 0 है नहीं, तो ये 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंगल भी उनके बीच का 90 नहीं है। फिर इंफॉर्मेशन आपके पास है कि u डॉट w इज 1, v डॉट w इज
1 एंड w डॉट w इज इक्वल टू 4। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। और w डॉट w मतलब किसी भी वेक्टर को आप खुद से डॉट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। आपको बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप whose adjacent edges are represented by u v and w is √2। तो हमें पता होता है कि अगर कोई पैरेलल पाइप है आपके पास और उसका वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose co initial edges whose adjacent sides are given by vectors a b c। ये आप कैसे निकालते हैं? ये आप निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, ऑफ ए बी सी। और एसटीपी का एक रिजल्ट होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर लेंगे तो इट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, A dot C, then B dot A, B dot B, B dot C along the second row। फर्स्ट रो में आप A का डॉट लेंगे तीनों के साथ, सेकंड रो में आप B का डॉट लेंगे तीनों के साथ एक एक करके, एंड थर्ड रो में आप C का डॉट लेंगे, C डॉट A, C डॉट B एंड C डॉट C, जो कि इस केस में आपका U, V और W है। तो जो वॉल्यूम है वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस टी पी ऑफ यू वी डब्ल्यू, क्योंकि जो पैरेलल पाइप बन रहा है वो आपका इन तीनों वेक्टर से बन रहा है, यू वी डब्ल्यू से। और इसका वॉल्यूम गिवन है √2, तो ये क्वांटिटी आपकी हो गई √2। फिर इसका स्क्वायर जब आप करेंगे, यू बी डब्ल्यू के एस टी पी का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, राइट। और फॉर्मूला से ये इसके बराबर होना चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू यू डॉट यू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ यू का स्क्वायर विच इज 1, देन यू डॉट वी, ये आपका फाइंड आउट करना है बेसिकली, तभी आप इस क्वांटिटी तक पहुंच सकते हैं। तो लेट यू डॉट वी को आप कुछ मान लीजिए, आप एक्स ही मान लीजिए, तो यहाँ पे यू डॉट वी हो जाएगा विच इज एक्स, देन यहाँ पे यू डॉट डब्ल्यू, उसकी वैल्यू गिवन है आपको 1, तो दिस इज 1। देन यहाँ पे आपके पास बी डॉट ए विच इज वी डॉट यू, ये भी आपका एक्स है, यू डॉट वी इज एज गुड एज वी डॉट यू, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा v डॉट v, तो मॉड v का स्क्वायर वो भी आपका 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। देन यहाँ पे आपका हो जाएगा v डॉट w, वो वैल्यू आपको गिवन है 1, तो विल राइट हियर 1, w डॉट u दैट इज 1, and w dot v that is again 1, and the last one is w dot w which is given as 4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आप 2 से इक्वेट करेंगे। आप सॉल्व करिए, और हमें पता है कि ये जो u डॉट v है ये 0 नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर 0 आता हुआ तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स एक्सपेंड दिस अलोंग द फर्स्ट रो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 माइनस 1, देन माइनस एक्स टाइम्स 4x माइनस 1, एंड द लास्ट वन इज प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसको आप 2 से इक्वेट करेंगे, तो 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 3 माइनस 1 आपका 2 हो गया, जो इस साइड के 2 से कैंसिल हो गया। आपके पास बच रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है और एक हाफ आ रहा है। 0 हमें रिजेक्ट करना है, ये इनिशियली हमने डिसाइड किया था कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x की एकमात्र पॉसिबल वैल्यू आपकी हाफ हो गई। एंड x किसको आपने एज्यूम किया था? u डॉट v को एज्यूम किया था। आपको फाइंड आउट क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ 3u प्लस 5v। तो इसकी वैल्यू को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? सेम वेक्टर डॉट विथ इटसेल्फ। या फिर आपको रिजल्ट मालूम है रिजल्टेंट का, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, वो यहीं से आता है बेसिकली। तो ये वाला हम लोगों ने यूज किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज ए डॉट ए। या फिर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर जो कि यहाँ से भी आ रहा है 9u स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है तो बेसिकली वो 1 ही हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर, तो 25 मैग्नीट्यूड का बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट वी, यहाँ से भी आपका वही आ रहा है 10 डॉट 10 प्लस 10 डॉट 10 इज 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू यू डॉट वी। तो ये आपका 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये आपका u डॉट वी हाफ निकल के आया है, तो ये 2 हाफ से कैंसिल हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, तो दिस विल बी 40 प्लस 9 49। ये इसके स्क्वायर की वैल्यू है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 3u प्लस 5v का मैग्नीट्यूड आपका 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर 7 होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर गिवन है।
7 is the answer given. We are getting the same answer.